हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा स्वीट एंड रोमांटिक है, जो कि आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। इसलिए जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लो। तो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड जियाओ के साथ, जो कि अभी अपनी असिस्टेंट से कॉल पे बात कर रही होती है। और उसकी असिस्टेंट कह रही होती है कि वो जो वांग जियाओ होटल है वहीं पर ही वो मिस्टर जाओ आने वाला है, तो वो आपको वहां मिल जाएगा। लेकिन मुझे लगता नहीं बॉस आपको वहां पर जाना चाहिए, क्योंकि वो मिस्टर जाओ कोई ठीक ठाक तो नहीं दिखता, लेकिन वो एक बहुत ही बड़ा वुमेनाइजर है। तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट टूट भी गया तो क्या हुआ, आपके डैड है ना, वो आपको सपोर्ट कर लेंगे। तो चाओ कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैंने अपने डैड के खिलाफ जाकर अपना बिजनेस स्टार्ट करी हूँ, तो वो मुझे नहीं सपोर्ट करेंगे, तो मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। वो सोचती है कि आखिर अब इस पार्टी के अंदर में कैसे जाऊँ, मुझे तो ऐसे जाने नहीं मिलेगा। तब यहाँ पर से कुछ डांसर्स गुजर रही होती है और वो आपस में डिस्कस कर रही होती है कि आखिर हमारी टीम में कोई भी ब्यूटीफुल लड़की क्यों नहीं है। तो चाओ को आइडिया आ जाता है और वो भी अच्छे से तैयार होकर उनके साथ शामिल हो जाती है और से फिर अंदर जाने को मिल जाता है। और वो मौका देखकर यहाँ पर उस मिस्टर जाओ को ढूंढते हुए अंदर आती है और कहने लगती है कि मिस्टर जाओ, क्या आप यहाँ पर हो? मुझे माफ करना, मुझे आपसे कुछ काम था, इसलिए मुझे बिना परमिशन के अंदर आना पड़ा, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसे बताने लगती है कि आपके पास जो सॉन्ग ब्रोकेड है ना, वो आप मुझे दे दो, आप चाहे कितनी भी प्राइस बोल सकते हो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो फिर वो कुछ नहीं कह रहा होता है, तो चाओ उसके पास जाती है और उसका टाई पकड़ के कहती है कि कोई भी कंडीशन आप मुझे बोल सकते हैं। और फिर वो उसके ऊपर ही बैठ जाती है और उसका सिगरेट निकाल कर खुद स्मोक करके वापस उसके मुंह में डाल देती है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है। तभी वो तो उसके क्लोज आकर फिर उससे किस करना चाहता है। क्या शौक होती है कि मैंने नहीं सोची थी कि ये इतना लिमिट क्रॉस करेगा। वो तुरंत ही उसे दूर करती है और तभी वो उसकी हेयर पिन ले लेता है और पूछता है कि ये तुम्हारे पास कैसे आया। तो चाओ बताती है कि वो मेरी ग्रैंडमा ने मुझे दी थी, प्लीज उसे मुझे वापस दे दो, पर वो नहीं दे रहा होता है। तभी उसका फोन बजने लगता है, तो चाओ कहती है कि आप अपना फोन उठा लो। फिर वो फोन पे बात कर रहा होता है। तभी चाओ को यहाँ पर उसके असिस्टेंट का मैसेज आता है और वो बताती है कि बॉस गलती हो गई है, एक्चुअली में जिस मिस्टर जाओ से आप मिलने गई थी वो तो वहाँ पर नहीं होगा, बल्कि उसकी जगह आज वहाँ पर मिस्टर शियन गया हुआ है, जो कि इस शहर का रिचेस्ट पावरफुल सीईओ है। वो तो बड़ा डेविल बनता है, इसलिए आप वहाँ पर मत जाओ। चाओ तो ये मैसेज पढ़ के शॉक हो जाती है और वो यहाँ पर फिर शियन को देख के डर रही होती है कि मैंने तो इस डेविल से पंगा ले ली। फिर चाओ को तो शियन को देख के इतनी डर लग रही होती है कि उसका फोन भी गिर जाता है। वो कैसे कैसे अपना फोन उठाती है और जल्दी से यहाँ से भाग लेती है। शियन जो कि हमारा मेल लीड है, वो यहाँ पर उसकी हेयर पिन देख रहा होता है और तभी वो फ्लैशबैक में याद करने लग जाता है। असल में एक दिन उसकी ग्रैंडमा ने उसे टेम्पल लेकर गई थी और वो उसके लिए वहां पे प्रेयर कर रही थी। वो चाह रही थी कि मेरे शियन को बहुत ही अच्छी लड़की मिल जाए जिससे उसे प्यार हो। और तभी यहाँ पर शियन अचानक से एक लड़की से टकरा जाता है, जो कि कोई और नहीं चाओ होती है। शियन ने उस दिन भी चाओ की हेयर पिन देख लिया होता है और वो याद करके सोच रहा होता है कि वो तुम ही हो। तभी उसका असिस्टेंट आता है, पूछता है कि बॉस क्या मुझे उस लड़की को रोकना है। तो शियन मना करता है कि नहीं, रोकने की जरूरत नहीं है, बस उस लड़की की इन्फॉर्मेशन पता करो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शियन के पास एक बंदा उसे माफी मांगने के लिए आया होता है और वो उसे बहुत प्लीज कर रहा होता है कि वो उसे माफ कर दे और छोड़ दे। शियन उसे एक लास्ट चांस दे देता है और उसे यहाँ से जाने बोलता है। तभी यहाँ पर शियन से मिलने के लिए उसका नेफ्यू पहुंचता है और कहता है कि अंकल आपने मुझे बुलाया था और ये कोई और नहीं, यही असल में वो जाओ है। शियन उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाकर पूछता है कि तुम जानते हो ये लड़की कौन है, ये तुमसे कल मिलने आई थी। तो जाओ यहाँ पर चाओ का वीडियो देखते के साथ ही कहता है कि ये लड़की कितनी ब्यूटीफुल है। शियन बहुत गुस्से में फिर उसके सर पे पत्थर मार देता है और चिल्लाकर पूछता है कि मैंने तुमसे जो पूछा वो बताओ। जाओ बताता है कि अंकल मैं इस लड़की को जानता नहीं हूँ। शियन पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई सॉन्ग ब्रोकेड है। तो फिर जाओ बताता है कि मैंने अपनी थर्ड सिस्टर के लिए अपने असिस्टेंट को सॉन्ग ब्रोकेड लाने के लिए भेजा था, क्योंकि उसे कोई ट्रेडिशनल चाइनीज ड्रेस बनानी थी इसलिए, और मैं कोई इस लड़की को सच में नहीं जानता कसम से, इसलिए अंकल मुझे सच में नहीं पता कि वो मुझे ढूंढने यहाँ पर क्यों आई थी। ये असिस्टेंट को कॉल आ जाती है और वो यहाँ पर फिर शियन को स्लो से चियाओ का नाम बता देता है। चियाओ का नाम सुनते ही शियन फिर खुश हो जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं चियाओ घर आकर अपनी असिस्टेंट से कॉल पे सब बता रही होती है कि पार्टी में जाने के बाद क्या क्या हुआ था और वो वहां पर डेविल सीईओ से मिल गई थी और उसने उसे किस भी किया। तो फिर असिस्टेंट तो बड़ी खुश होने लगती है। तो चाओ कहती है कि मैंने सिर्फ उसे किस ही नहीं करी हूँ बल्कि उसके मसल्स भी टच करी हूँ, और वो तो याद करके खुश हुई होती है। असिस्टेंट कहती है कि लेकिन बॉस इस बार तो आपने बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी हो। नेक्स्ट डे चियाओ शियन से माफी मांगने की प्रैक्टिस कर रही होती है कि आखिर वो कैसे उसे बोलेगी कि प्लीज मुझे माफ कर दो।
वो इतनी सारी प्रैक्टिस करके परेशान हो रही होती है कि वो कैसे बोलेगी। तभी यहाँ पर उसके आया होता है और वो कहने लगता है कि अरे मिस चाओ, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? तो चाओ उसे बताती है कि मैं यहाँ पर मिस्टर शियन से माफी मांगने के लिए आई हूँ। तो ये बताता है कि अरे मैं और मिस्टर शियन रिलेटिव्स हैं, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तो क्यों ना तुम मेरी कार में आके बैठो, खड़ी रहोगी तो बर्फ बन जाओगी। तो चाओ से चिल्लाती है कि मुझे हाथ मत लगाना। तो फिर वो कहता है कि तुम बड़ा एटीट्यूड दिखा रही हो, मुझे तुमसे नील डाउन करके माफी मंगवाऊंगा। चाओ कहती है कि इधर पास आओ। तो फिर वो खुश हो जाता है। चाओ उसे पैर से मारती है और उसे सबक सिखाकर समझा देती है कि दोबारा मुझसे पंगे मत लेना। इतने में शियन का असिस्टेंट यहाँ बाहर आया होता है और वो चाओ को बताता है कि मिस चाओ, आपसे मेरे बॉस मिलने के लिए मान गए। तो फिर ये बंदा कहता है कि क्या मुझे नहीं बुलाया? तो असिस्टेंट कहता है कि मेरे बॉस ने सिर्फ मिस चाओ को ही अंदर इनवाइट किया। तो चाओ फिर से चिढ़ाकर चली जाती है। फिर चाओ को अंदर आने के बाद असिस्टेंट बता देता है कि असल में मिस्टर शियन अभी अपने स्टडी रूम में मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो आप जब तक उनका इंतजार करो और ये स्नैक्स खाओ। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। चाओ को फिर ये सारी पेस्ट्री और फ्रूट्स खाने में बहुत ही मजा आ रही होती है और वो खाते खाते उसका इंतजार करते करते यहीं पर ही सो चुकी होती है। जब शियन यहाँ पहुंचता है तो उसे ऐसे सोए हुए देखने लग जाता है। तभी चाओ फिर जाग जाती है और उसे देखकर फिर वो ठीक से बैठती है और फिर चाओ शियन को बताने लगती है कि मिस्टर शियन, मैं यहाँ पर आपसे माफी मांगने के लिए आई हूँ। देखो आप तो इतने अच्छे हैं ना, तो आप तो इतनी छोटी सी बात को ऐसे पर्सनल नहीं लोगे ना। शियन उसे याद दिलाता है कि मिस चाओ, लगता है तुम भूल गई हो कि तुमने मुझे बाइट करी थी। वो कहती है कि आखिर तुम ऐसे कैसे याद रख सकते हो? वो कहती है कि एक काम कर लो, आप खुद भी मुझे बाइट कर लो और अपना बदला ले लो। शियन तो फिर सच में उसे बाइट कर लेता है और चाओ जल्दी से फिर उसे दूर करती है। सोचती है कि इसने तो सच में मुझे बाइट कर लिया। फिर वो उसे कहती है कि अब तो मुझे आपने बाइट भी कर चुके, तो हिसाब बराबर हो गया ना। तो कहता है कि हिसाब बराबर? लगता है तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें सिखाया नहीं है कि माफी सिंसियरली मांगी जाती है। तो चाओ से मनाते हुए कहने लगती है कि मिस्टर शियन, आप तो इतने पावरफुल हैं, आप मुझ जैसी नाजुक लड़की को ऐसे बुली कैसे कर रहे हैं? शियन कहता है कि अगर तुम सच में मेरी माफी चाहती हो तो तुम्हें अपनी सिंसियरिटी दिखानी होगी। तभी इतने में यहाँ पर असिस्टेंट आया होता है और बताने लगता है कि किसी मिस्टर वांग ने उसे माफी मांगने के लिए बहुत सारे गिफ्ट उसके लिए भेजा है, जिसमें बहुत सारे गोल्ड और ज्वेलरी वगैरह है और साथ ही कुछ जमीन की प्रॉपर्टीज भी है। तो इतनी सारी महंगी महंगी चीजें सुनकर चाओ शॉक हो जाती है और कहने लगती है कि मिस्टर शियन, सिर्फ पैसों से ही थोड़ी ना सिंसियरिटी दिखाई जाती है। सिंसियरिटी पैसों से थोड़ी ना मेजर होती है, वो तो एटीट्यूड से होती है। आप बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं आपको यकीन दिला दूंगी कि मैं सच में सिंसियर हूँ आपसे माफी मांगने को। शियन उसके पास आकर कहता है कि अगर तुम नहीं दिखा पाए तो चाओ कहती है कि फिर आप जो चाहे वो कर लेना। शियन मान जाता है कि ठीक है और वो असिस्टेंट से कह देता है कि इसे बाहर छोड़ कर आओ। फिर चाओ यहाँ से जाते हुए देख रही होती है कि पेस्ट्री तो खत्म हो गई है। तभी वो वापस आ जाती है और शियन से कहने लगती है कि तुम्हारे पास वो जो पेस्ट्री हो तो क्या तुम मुझे थोड़ी दे सकते हो, मैं लेकर जाऊंगी। फिर असिस्टेंट चाओ को लेकर उसे छोड़ने गया होता है। जैसे यहाँ पर चाओ की असिस्टेंट उसके नेक पर निशान देखती है तो पूछने लगती है कि बॉस, क्या आपको किसी डॉग ने काटा है? असिस्टेंट तो सुनते के साथ यहाँ पर गुस्सा होने जा रहा होता है। तो चाओ जल्दी से अपनी असिस्टेंट के मुंह में पेस्ट्री डाल देती है और कहती है कि तुम ये खाओ। फिर असिस्टेंट अपना चला जाता है। फिर असिस्टेंट पूछ रही होती है कि बॉस, क्या आपको उस मिस्टर शियन ने माफ कर चुका है? तो ये कहती है कि माफी का तो अभी छोड़ ही दो, अभी तो तुम मेरे लिए एक प्लान बनाओ। असिस्टेंट कहती है कि कैसा प्लान? तो चाओ कहती है कि ऐसा प्लान लिखो जिससे मैं फिर उस शियन से माफी मांग सकूं। फिर असिस्टेंट 4 पॉइंट्स का प्लान बनाती है और कहती है कि बॉस, अगर आप मेरे इस प्लान पे वर्क करोगी ना तो मुझे यकीन है कि आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। चाओ पूछती है कि क्या सच में तुमने ये प्लान मुझे माफी मांगने के लिए बनाई हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं उसे चेस करने वाली हूँ अपना हस्बैंड बनाने के लिए। तो असिस्टेंट कहती है कि अरे, किसी से माफी मांगना भी चेस करने जैसा ही होता है, तो मुझे यकीन है कि मेरा ये प्लान जरूर काम करेगा। तभी इतने में चाओ की बिजनेस राइवल यहाँ पर आई होती है और वो कहने लगती है कि अरे, तुम्हारा स्टोर तो पूरा खाली है, देखना कैसे एक दिन ये बैंकरप्ट हो जाएगा। चाओ कहती है कि उसकी ना तुम फिक्र मत करो, जब तुम्हारा खुद का नहीं बैंकरप्ट हो रहा तो मेरा तो दूर की बात है, मेरा तो जेन्युइन स्टोर है, तुमने उल्टा मेरी वाली कॉपी करी है। अगर मेरा शॉप बैंकरप्ट हो गया तो फिर तुम्हारा भी नहीं बचेगा, तुम्हारा तो मेरे वाले की कॉपी है। लिन कहने लगती है कि ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, तुमने आखिर मिस्टर शियन से पंगा ले लियो, आखिर अब कौन तुम्हारे साथ बिजनेस डील करना चाहेगा। लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन अगर तुम बैंकरप्ट हो गई ना तो तुम मेरे पास काम करने आ सकती हो, मैं तुम्हें रख लूंगी। तो चाओ चिल्लाती है कि तुम पागल हो चुकी हो, निकलो यहाँ से, चलो। और वो अपने असिस्टेंट को बोलकर इसे यहाँ से बाहर निकाल देती है। फिर असिस्टेंट चाओ को सॉरी लेटर लिख के दे देती है जो वो शियन को दे देगी। तो ये कहती है कि वाह, तुमने तो कितना अच्छा लेटर लिख दियो। असिस्टेंट कहती है कि लेकिन बॉस, अगर आप हाथ से लिखेंगी ना तो वो ज्यादा सिंसियर लगेगा।
चाह कह रही है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वो सुनी तो ये चलो अब तुम जल्दी से सॉरी लेटर लिखने बैठ जाओ। तो असिस्टेंट शॉक हो जाती है कि बॉस आप मुझे लिखने बोल रही हो। चाह कहती है कि ऑफ कोर्स तुमने लिखोगी तो कौन लिखेगा, और वो उसे यहाँ पर लिखने का काम दे देती है। और फिर हर दिन चाओ असिस्टेंट तक अपना सॉरी लेटर और साथ ही में फ्लावर भी येन तक पहुंचाने के लिए दे देती है, पर उनमें से कोई भी काम नहीं आता। चाओ अपने असिस्टेंट के साथ यहाँ क्लब में होती है और वो बातें कर रही होती है कि सच में 1 हफ्ते तक हमने उसे सॉरी लेटर और फ्लावर दे चुके हैं, फिर भी आखिर वो माना नहीं है। इतनी सिंसियरली तो आज तक मैंने किसी से भी माफी नहीं मांगी। असिस्टेंट कहते हैं कि लेकिन बॉस उस शियन ने आपका फ्लावर वापस नहीं किया, इसका ये मतलब है कि हमारा प्लान पूरा फ्लॉप नहीं हुआ है। फिर इतने में हान यहाँ पर आया होता है और कहने लगता है कि बताओ आज मैं कैसा लग रहा हूँ, क्या हैंडसम हूँ कि नहीं। तो चा कहती है कि क्या तुम यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हो, और वो गुस्सा होकर चली जाती है। चा की फ्रेंड यहाँ पर पूछने लगती है कि आखिर तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया हुआ है। तो हान कहता है कि वो तो अभी तुम लोग को पता लग जाएगा। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही चा बाहर आती है तो उसकी फ्रेंड उसे मैसेज करके बता देती है कि बॉस हान ने आज हमें यहाँ पर इसलिए बुलाया क्योंकि वो आपको प्रपोज करने वाला है। चाओ शॉक होती है और सोचती है कि क्या वो पागल हो गया, हम लोग बचपन से ही बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स रहे। फिर हान को बाहर आता वो देखकर चाओ तो जल्दी से नीचे छुप जाती है, और फिर वो उसे कॉल लगा रहा होता है पर ये उसका कॉल भी कट कर देती है। तो वो अंदर चला जाता है और तभी इतने में यहाँ पर शियन का असिस्टेंट आया होता है और चाओ सोच रही होती है कि बस कोई मुझे पहचाने ना। असिस्टेंट कहता है कि मिस प्लीज आप उठ जाओ क्योंकि मेरे बॉस भी यहाँ पर है। तब यहाँ पर शियन भी आ जाता है और उसे उठने बोलता है। तो चाओ को फिर उठना ही पड़ता है और वो बैलेंस खोने की वजह से शियन के ऊपर गिरते गिरते बचती है। फिर शियन यहाँ पर उसकी नेक की चोट को देखने लग जाता है जो उसने उसे बाइट किया था और उसे टच करता है। तो वो कहती है कि आखिर तुम मुझे बुली क्यों कर रहे हो। तो शियन फिर से वहीं पर ही बाइट कर लेता है। तो वो चिल्लाती है कि तुम सभी के सामने क्या कर रहे हो, सभी हमें देख भी रहे और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी है। तो यहाँ पर शियन तुरंत ही सारे अपने एम्प्लॉयज को मुड़ने के लिए बोल देता है और वो लोग फिर मुड़ जाते हैं। चाओ शियन से पूछती है कि मैंने जो तुम्हें टाई का ब्रॉच दी थी वो तुमने पहना भी नहीं, और क्या तुमने वो लेटर पढ़ी जो मैंने तुम्हें सेंड करी थी। तो वो कहता है कि तुम्हें लगता है मेरे पास इतना फ्री टाइम होगा। तो चाओ को इस पर बहुत गुस्सा आती है कि आखिर ये ओल्ड मैन क्या प्रिटेंड करता रहता है। वो गुस्से में बाहर चली जाती है। तभी शियन का फ्रेंड लू यहाँ पर आता है और वो उसे पूछने लगता है कि वो लड़की कौन थी। तो शियन कहता है कि कोई नहीं, एक बिल्ली थी। वो यहाँ पर अपने फ्रेंड से कह देता है कि तुम्हारे जो ये बार का सीसीटीवी फुटेज है ना आज का, वो डिलीट कर दो। तो लू तो खुश हो जाता है कि फाइनली मेरे फ्रेंड को लगता है कोई लड़की पसंद आ गई है। वो मान जाता है कि ठीक है मैं कर दूंगा। फिर हम देखते हैं कि चाओ यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है और वो शियन के ऊपर गुस्सा हो रही होती है कि उसकी वजह से सारे लोग डर चुके हैं और कोई भी हमारे साथ बिजनेस करने को तैयार नहीं है, उसकी वजह से मेरा बिजनेस खराब हो चुका है। तो यहाँ पर असिस्टेंट कहने लगती है कि बॉस कोई बात नहीं, मैं आप पे थोड़ा सा तरस खाते हुए इस बार का अपना बोनस नहीं लूंगी। चाओ कहती है कि तुम्हें अभी भी बोनस की पड़ी है, तुम्हें पता है तुमने जो सॉरी लेटर लिखी थी और उसे सिंसियरिटी दिखाने का प्लान बनाई थी वो सब फेल हो चुका है, वो कोई हमारी सॉरी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। तो असिस्टेंट शॉक होती है और कहने लगती है कि आखिर वो तो सबसे बेस्ट तरीका था किसी को चेज करने का, ऐसे कैसे वो नहीं माना। तो चाओ उसे समझाती है कि वो आज के टाइम का कोई यंग लड़का थोड़ी ना है जो वो ऐसी चीजों से बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। दूसरी तरफ शियन यहाँ कार में होता है और वो अपने असिस्टेंट को जियाओ का दिया हुआ वही लेटर देने के लिए बोलता है और वो उसका लेटर पढ़ते हुए इमेजिन कर रहा होता है कि ये लेटर उसने ही लिखी है और वो पढ़ पढ़ के स्माइल कर रहा होता है। तो असिस्टेंट भी ये चीज नोटिस करता है कि बॉस पहली बार ऐसा कर रहे हैं। फिर शियन तो इस लेटर को लेकर अपने ऑफिस में भी आ जाता है। असिस्टेंट बताता है कि बॉस वो सॉन्ग ब्रोकेट के बारे में पता लग गया है। असल में यंग मास्टर जाओ ने जिस अपनी सिस्टर को दिए थे उन्होंने बताई है कि उन्होंने उस ब्रोकेट का ड्रेस भी बना चुकी है। तो शियन कहता है कि एक काम करो, जाकर उसे उस ड्रेस को खरीदने की बात कर लो। तो असिस्टेंट फिर समझ जाता है कि बॉस ये सब मिस चाओ के लिए कर रहे हैं, सच में वो उनकी कुछ ज्यादा ही केयर करते हैं। फिर शियन चाओ का आज का भेजा हुआ लेटर पूछ रहा होता है। तो असिस्टेंट बताता है कि आज मिस चाओ ने कोई भी लेटर नहीं सेंड करी है, मुझे लगता है आज वो पक्का बिजी होंगी तभी तो नहीं दे पाई होंगी। तो शियन कहता है कि फिर तो मुझे देखना पड़ेगा कि वो कितनी ज्यादा बिजी है। वो तुरंत ही यहाँ से चाओ से मिलने जाने के लिए निकलता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि चाओ जैसी अपनी शॉप के बाहर आई होती है तो उसका फ्रेंड हान उससे मिलने आया होता है। वो उससे पूछता है कि कल तुमने मेरा कॉल भी नहीं उठाई थी और तुम कहाँ चली गई थी। तो चाओ से बता देती है कि मैंने सुनी कि तुम अपनी फीलिंग्स मुझसे कन्फेस करने वाले थे। तो वो कहता है कि आखिर किसने ऐसी रूमर फैलाया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो बस तुम्हें अपना ब्रदर टाइप फ्रेंड समझता हूँ। तो चाओ खुश हो जाती है कि फिर तो ठीक है। तो ये कहता है कि अब तो तुम मुझे अवॉइड नहीं करोगी ना, ये हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं थी।
फिर चाओ को ठंडी लगता हुआ देखकर हान तुरंत ही अपना कोट निकालता है और उसे पहना देता है और कहता है कि तुम्हारे पास तो कोट भी नहीं है, लो मेरा पहन लो। और फिर वो तो अपना चला जाता है और हम देखते हैं कि शियन अपने असिस्टेंट के साथ कार में बैठकर इन लोगों को ही देख रहा होता है और वो बहुत ज्यादा जेलस हो जाता है और अपने असिस्टेंट को फिर चलने के लिए बोलता है यहाँ से। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि चाओ एक ऑक्शन इवेंट में आई होती है, तभी यहाँ लिन भी आती है और वो कहती है कि तुम भी यहाँ पर आई हुई हो, बिजनेस तो तुम्हारा चल नहीं रहा है तो तुम्हें अपने पैसे बचाने चाहिए, यहाँ पर वेस्ट करने आ गई। चाओ कहती है कि आखिर तुम मुझे हर जगह परेशान क्यों करते रहती हो, जाओ यहाँ से, तुम्हारे ऊपर से स्मेल आ रही है। तो लिन उसे और पकड़ लेती है और कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी। फिर यहाँ पर इवेंट स्टार्ट हो जाता है और चाओ को यहाँ पर एक पल पसंद आता है तो वो उस पर 10 मिलियन की बिडिंग लगा देती है। तो लिन फिर उससे ज्यादा की लगा देती है, ये सोचकर कि ये वो खुद जीतेगी। दोनों के बीच में कंपटीशन चलने लग जाता है, पर तभी इतने में एक बंदा यहाँ पर 50 मिलियन की बिडिंग लगाकर उस पल को जीत जाता है। तभी चाओ देख लेती है कि वो कोई और नहीं बल्कि शियन का असिस्टेंट है और फिर चाओ यहाँ पर असिस्टेंट से कहने लग जाती है कि सच में तुम दोनों में से किसी ने भी मुझे वो पल लेने नहीं दिया, तुम दोनों क्या मुझसे छीनने के लिए यहाँ पर आए थे। लिन तो बड़ी खुश हो जाती है और कहने लगती है कि लगता है मिस्टर शियन ने अपने असिस्टेंट को यहाँ पर भेजा है तुम्हें वार्न करने के लिए, और वो तो अपना खुश होकर यहाँ से चली जाती है। फिर असिस्टेंट बताने लगता है कि बॉस ने आपको मिलने के लिए बुलाया है और उन्होंने कहा है कि अगर आप 1 मिनट भी वेस्ट करोगी ना तो फिर आपके डैड की कंपनी का पूरा 5 मिलियन का स्टॉक प्राइस कम होता जाएगा। चाओ तो सुनते के साथ ही शॉक हो जाती है और कहती है कि फिर हम यहाँ पर खड़े क्या है, चलो जल्दी से। और फिर वो असिस्टेंट के साथ यहाँ पर शियन के घर पे पहुंच जाती है। असिस्टेंट बताता है कि बॉस आपका इंतजार कर रहे हैं और वो अपना चले जाता है। फिर चाओ यहाँ शियन के पास आती है और उसे पूछती है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम था। तो फिर वो उसे अपने ऊपर बैठने के लिए बोल रहा होता है। चाओ कहती है कि मैं खड़ी ठीक हूँ, मुझे बैठना नहीं है। तो फिर वो कहता है कि ठीक है फिर इंतजार करो तुम्हारे डैड की कंपनी का स्टॉक प्राइस गिरने का। तो वो कहती है कि आखिर ऐसी भी क्या बात है। वो बैठ जाती है और उसे समझाने लगती है कि मेरी शॉप की कोई इतनी भी ज्यादा बिजनेस नहीं चल रही है तो कम से कम मेरे डैड के रिटायरमेंट के पैसे तो बचा ही दो। और वो उसे ऐसे स्माइल करके देखती होती है। तभी शियन तो उसे किस करने लग जाता है तो वो तुरंत ही उसे दूर करती है और कहती है कि आखिर अचानक से ऐसे किस करने का क्या मतलब है। तो वो कहता है कि तुमने मुझे बोली थी कि मैं अपनी मर्जी की चीज कर सकता हूँ। तो वो कहती है कि मैंने हर दिन मेहनत से लेटर लिखकर तुम्हें इतने सारे गिफ्ट भेजी और तुम्हें फिर भी मेरी सिंसियरिटी नहीं नजर आई। शियन कहता है कि क्या तुम उन फ्लर्टिंग वर्ड्स की बात कर रही हो। तो चाओ ये सुनकर शॉक होती है और फिर वो लेटर पढ़ती है तो उसे समझ आता है कि उसके असिस्टेंट ने ये सब क्या ही लिख दिए। चाओ तुरंत ही बहाना करती है कि असल में मेरा ग्रामर थोड़ा कमजोर है ना तो इसलिए गलती से मैंने ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल कर ली। तो बताओ अब तुम्हें क्या चाहिए। शियन कहता है कि मुझे एक वुमेन की जरूरत है। ये सुनते के साथ ही चाओ तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम मुझे अपनी मिस्ट्रेस बनाना चाहते हो, आखिर मैं इतनी एक अच्छी फैमिली की डॉटर हूँ और मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस बनूंगी। वो गुस्से में यहाँ पर उसे पंच करने लग जाती है और कहती है कि अच्छे से बोलो कि तुम्हारा क्या मतलब है। शियन यहाँ पर उसे क्लियरली समझाता है कि मेरा मतलब है कि मुझे गर्लफ्रेंड की जरूरत है। चाओ शॉक होती है और यहाँ पर ये कहता है कि वैसे तुम अच्छे से सोच सकती हो लेकिन कितना भी सोच लो रिजल्ट क्योंकि सेम ही होगा, तुम मेरी गर्लफ्रेंड होगी। चाओ तो यहाँ पर खुश होने लग जाती है कि ये तो कितना हैंडसम भी है तो इसमें मेरा भी कोई डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन नहीं अपने लिए थोड़ा सा तो फाइट करना चाहिए। फिर चाओ से पूछने लगती है कि मिस्टर शियन आपकी गर्लफ्रेंड बनने का मुझे क्या फायदा मिलेगा। तो वो कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। चाओ कहती है कि आखिर गर्लफ्रेंड बनकर मैं थोड़ी ना ऐसी कोई चीज मांग रही हूँ, लेकिन बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच में तो इतना अच्छा रिलेशन होता है कि गर्लफ्रेंड को गिफ्ट्स वगैरह तो मिलते ही हैं, तो मैं अपना बेस्ट करने वाली हूँ तुम्हें सर्व करने के लिए। तो क्या तुम मुझे वो सॉन्ग ब्रोकेड और साथ ही में वो लुमिनस पर्ल दे सकते हो। फिक्र मत करो, उसकी जितनी प्राइस होगी ना वो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन बस वो पर्ल का प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है, वो मैं इंस्टॉलमेंट में दे पाऊंगी। शियन मन में सोचने लगता है कि यानी इसकी फैमिली के पास 50 मिलियन भी नहीं है। तो शियन को तो चाओ की पता सारी होती है, वो उससे कह देता है कि तुम्हें जो चाहिए वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा। चाओ कहती है कि अगर किसी दिन मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी तो, मैं कह रही मतलब कि एक्सीडेंटली नहीं सुनी तो, जानबूझ के नहीं। शियन कहता है कि उस दिन फिर मैं तुम्हें लॉक कर दूंगा। तो इसे गुस्सा आती है कि आखिर ये पागल है क्या, अगर ये मुझे लॉक कर देगा तो इसका घर जेल नहीं बन जाएगा। शियन पूछता है कि ये कैसे एक्सप्रेशन है, आखिर तुम क्या सोच रही हो। तो चाओ तुरंत ही खांसी करने का नाटक करने लगती है और बताती है कि तुम्हारे सिगरेट के स्मोक की वजह से मुझे तकलीफ हो रही है। तो फिर वो तुरंत ही उससे बुझा देता है और यहाँ पर चाओ को किस पेन लग जाता है। वो याद कर रहा होता है कि कैसे उस हान ने इसे कोट पहना था, इसलिए इसने जो कोट पहनी होती है वो निकाल देता है और उसका हाथ पकड़ के लेके जा रहा होता है। तो चाओ कहती है कि तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। शियन कहता है कि शावर लेने के लिए। तो ये शौक हो जाती है कि क्या हम लोग इतना आगे पहुंच चुके हैं।
माना अभी हम लोग गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इतनी जल्दी इतना आगे। लेकिन फिर वो देख रही होती है कि शेन तो इतना हैंडसम है, तो वो मान जाती है। और यहाँ पर शेन उसे फिर बाथरूम के बाहर तक लेकर जाता है। चाओ से कहती है कि रहने दो, मैं खुद कर लूंगी। शेन कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ शावर लेने में। तो चाओ शौक होती है कि वो उसे अकेले शावर लेने के लिए भेज रहा था। तो कहती है कि नहीं नहीं, मैं अपना खुद चली जाऊंगी। और वो अंदर चली जाती है और बहुत ही एम्बेरस होने लग जाती है और गुस्सा भी होती है कि उसने लगता है ये जानबूझ के किया है। फिर वो बाहर आती है और उसकी नेक पर बाइट करके वापस अंदर भाग जाती है। और शियन तो बस शॉक रह जाता हो। उससे वो लुमिनस पल लेकर अपने शॉप में आ जाती है और अपनी असिस्टेंट को बता रही होती है। तो असिस्टेंट कहती है कि सच में उस मिस्टर शियन ने आपको जीत ही लिया। तो चाओ कहती है कि तुम बोल क्या रही हो, मैंने उसे जीती हूँ। तभी यहाँ पर लिन आई होती है। तो चाओ कहती है कि तुम्हारे पास क्या इतना फ्री टाइम रहता है जो बार बार यहाँ पर आ जाया करती हो। लिन कहने लगती है कि अब तो तुम्हारे पास वो लुमिनस पल भी नहीं है, तो तुम अपना बड़ा ऑर्डर भी पूरा नहीं कर पाओगी, तो तुम्हारी तो ये शॉप बर्बादी होने वाली है। तो इसलिए ये जगह मैं खरीद लूंगी और मैं इसलिए डिजाइनर को लेकर आई हूँ इसे अच्छे से रिनोवेट करवाने के लिए। और वो यहाँ पर सारी जगह को देखते हुए अपने डिजाइनर से डिस्कस कर रही होती है कि क्या क्या वो चीजें चेंज करवाने वाली है। तो चाओ से कहती है कि तुम ना सपने देखना बंद कर दो, क्योंकि किसने कहा कि लुमिनस पल मेरे पास नहीं है और वो शियन ने ले चुका है। वो उसे दिखाती है तो लिन को शौक लगता है। लिन को गुस्सा आती है और वो कहती है कि कोई बात नहीं, देखना तुम्हारी शॉप ऐसे भी बर्बादी होगी। और वो अपना फिर जेलस होकर चली जाती है। हम देखते हैं कि शियन जैसे अपने ऑफिस में आता है तो उसका कजिन यहाँ पर उसका इंतजार कर रहा होता है और कहने लगता है कि मैं काफी टाइम से ब्रदर तुम्हारा वेट कर रहा था। तभी शियन देखता है कि याओ ने उसे मैसेज करी है और वो उसे बहुत सारा थैंक्स बोल रही होती है उसे वो लुमिनस पल देने के लिए, और बहुत क्यूट क्यूट से इमोजी सेंड कर देती है और कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। तो शियन तो अपनी तारीफें सुनकर खुश हो जाता है और वहाँ पर चाओ भी स्माइल कर जा रही होती है। तभी उसके असिस्टेंट आती है और बताती है कि बॉस, हमारी शॉप के बाहर कुछ लोग आए और वो लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो चाओ जल्दी से साथ मिलकर बाहर देखने जाती है। चाओ अपने असिस्टेंट के साथ बाहर आती है और देखती है कि एक लड़की यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लेकर आई होती है हंगामे करने के लिए, और वो सभी मिलकर चाओ को पैसा रिटर्न करने के लिए बोल रहे होते हैं। चाओ उस लड़की से कहती है कि आखिर क्या बात है। तो फिर वो बताती है कि तुमने जो मुझे ड्रेस बना कर दी हो वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है जैसे मैंने तुम्हें बनाने के लिए बोली थी, इसलिए मुझे अपने पैसे रिफंड चाहिए। चाओ अपने असिस्टेंट को तुरंत ही अंदर पता करने के लिए भेज देती है और यहाँ पर उस लड़की से बात कर रही होती है। हम देखते हैं कि शियन अपने असिस्टेंट के साथ कार में बैठकर ये सब देख रहा होता है। असिस्टेंट पूछता है कि बॉस, लगता है मिस चाओ मुसीबत में, तो क्या मैं जाके हेल्प करूं? तो शियन कहता है कि रुको, मुझे लगता है वो खुद सॉल्व कर लेगी। वो बस फिर देख रहा होता है। यहाँ पर चाओ इस लड़की से कहती है कि तुम्हें जो मैंने ड्रेस बना कर दी हूँ उसकी डिटेल मैंने पहले ही ऑलरेडी तुम्हें दिखाई थी और डिजाइन भी दिखाई थी और मटेरियल भी बताई थी, और तुमने खुद अपने मुंह से हाँ बोली थी कि मेरी ड्रेस तुम्हारे लिए परफेक्ट है, तब जाकर वो मैंने तुम्हें डिलीवर करी हूँ। तो अब तुम्हें मैं क्या पागल दिखती हूँ जो तुम आके बोलोगी कि मैं तुम्हारे पैसे रिटर्न करूँ तो तुम्हें मिल जाएंगे? तुम्हें क्या मुझे फूल समझी हुई हो? असिस्टेंट यहाँ पर आती है और चाओ को इस बारे में बताती है कि असल में इसकी जो फैमिली है, मैंग फैमिली, इन लोग एक प्रॉब्लम में पड़ गए क्योंकि इसके डैड ने जुआ खेलकर बहुत सारा कर्जा कर लिए। तो अभी इन लोगों को अर्जेंटली वो सारे कर्जे भरने, तो इस वजह से लगता है ये यहाँ पर पैसों के लिए आई है। ये लड़की यहाँ पर अभी भी चाओ को धमकी दे रही होती है और कहती है कि तुम तो अब पक्का डर गए होंगी ना, देखो चुपचाप से पैसे रिटर्न कर दो, नहीं तो यहाँ पर जो हंगामे होंगे ना उसकी वजह से तुम्हारे बिजनेस का लॉस होगा। चाओ इसे साइड करती है और उन सारे लोगों से बात करती है। मुझे पता है कि इसने तुम्हें पैसे दिए तभी तुम लोग यहाँ पर हंगामे करने के लिए आए हो, लेकिन मैं तुम लोग को बता दूं कि इसकी फैमिली ऑलरेडी बैंकरप्ट हो चुकी है, तो ये तुम लोगों को कोई पैसे रिटर्न नहीं कर पाएगी, इसलिए अच्छा रहेगा कि खुद ही यहाँ से चले जाओ। फिर ये सारे लोग शॉक होते हैं और उस लड़की मैंग से कहने लगते हैं कि तुमने हमें पैसे देने का वादा करी थी, और फिर वो सब यहाँ से उसे छोड़ छाड़ के चले जाते हैं कि वो कोई उसकी हेल्प नहीं करेंगे। ये मैंग यहाँ पर चाओ को बातें सुनाने लगती है। तो चाओ कहती है कि आखिर तुम जो प्रॉब्लम में पड़ी हो उसकी जिम्मेदार मैं थोड़ी हूँ। तो फिर वो बताने लगती है कि कैसे उसकी फैमिली बैंकरप्ट हो गई, उसके डैड ने कूद कर अपनी जान ले ली, इसके बाद उसके फियांसी ने भी उसके साथ ब्रेकअप कर लिया एंड उसके पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है पैसे लाने का। चाओ से कहती है कि तुम अगर मुझसे रिफंड ले भी लोगी ना तो भी वो उतने पैसे नहीं होंगे, तो तुम्हें अभी और भी सारे पैसे की जरूरत है। तो मैंग कहती है कि हाँ तुम्हारी बात सही है। चाओ कहती है कि तुम्हें सॉन्ग फैमिली को पैसे रिटर्न करने ना, तो सॉन्ग फैमिली का जो यंग मास्टर है वो क्लब में जाता रहता है, तो तुम जाकर अगर उससे बात करो तो शायद वो तुम्हें थोड़ा टाइम दे दे। मैंग उसे फिर थैंक्स बोलकर यहाँ से चली जाती है और फिर यहाँ पर असिस्टेंट को उस मैंग के ऊपर तरस आने लगती है और वो कहती है कि सच में ये लड़की कितनी बेचारी है, इसकी फैमिली बैंकरप्ट हो गई और इसके पास अब इतना सारा उधार भरने को है।
आखिर वो अकेले क्या ही करेगी, वो एक रिच यंग लेडी रही है जिसने अभी तक कुछ काम ही नहीं करी। चाओ कहती है कि उस पे इतने भी ज्यादा तरस मत खाओ। तो असिस्टेंट कहती है कि ठीक है। फिर इतने में असिस्टेंट आता है और कहता है कि मिस्टर शियन आपका कार में इंतजार कर रहे हैं। तो चाओ ये सुनकर सोचती है कि वो यहाँ पर कब आया। फिर वो कार में आके बैठती है और पूछती है कि तुम अचानक से यहाँ पर कैसे आ गए। तो फिर वो बताता है कि मैंने तुम्हें मैसेज किया था। तो चाओ मैसेज देखती है कि उसने उसे ऑलरेडी बताया था कि वो उसे पिक करने आएगा और दोनों साथ में डिनर करने चलेंगे। तो ये कहती है कि सॉरी मैं बिजी थी तो मैंने मैसेज देखी नहीं। फिर वो उसे पूछती है कि वैसे क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे। तो फिर वो उसे स्माइल करके देखता होता है और उसके सिर पे हाथ रखता है। चाओ उसे बताए रखती है कि लेकिन आज मैं तुम्हारे साथ डिनर पे नहीं चल पाऊंगी क्योंकि मैं फ्री नहीं हूँ। तो फिर वो कहता है कि क्या रीजन है। चाओ बताती है कि आज मुझे अपना नेल्स डन करवाने के लिए जाना है। तो वो कहता है कि ये भी कोई रीजन हुआ। तो चाओ कहती है कि हाँ, आखिर 3 हफ्ते से मैंने अपने नेल्स करवाई नहीं हूँ। शियन चाओ को अपने घर लेकर आ जाता है और स्टाफ का इंतजाम कर देता है जो कि उसके नेल्स का काम कर रहे होते हैं और वो मजे में खा पी के सो जाती है। जब शियन यहाँ पर आता है तो फिर वो उसे सोया वो देखकर अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करने लगता है और वो ऐसे शांति में उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है। तभी जैसे असिस्टेंट आता है तो फिर वो उसे स्लो बोलने बोलता है। असिस्टेंट कहता है कि बॉस क्या डिनर का इंतजाम करवाना है। तो शियन इसके लिए हाँ बोलता है। फिर चाओ जाग जाती है और वो शियन को बताने लगती है कि मुझे बहुत भूख लगी है। तो शियन उसे फिर खाने के लिए लेकर जाता है और यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे खाने देखकर चाओ को और ज़्यादा खुशी मिल रही होती है। शियन कहता है कि अच्छा, तो आज इतनी फाइट करने के बाद तुम्हें भूख लग गई। तो वो कहती है कि अच्छा, जब मैं उनसे डील कर रही थी तो तुम भी वहाँ पर थे। तो चाओ कहती है कि फिर तो तुमने सब देखा होगा ना, मैं तुम्हें बहुत अमेजिंग लगी होंगी ना। तो शियन कहता है कि जितना मैंने देखा था तुमने बस थोड़े से वर्ड्स बोलकर उन्हें वहां से भेज दी थी। तो इसका मतलब है कि तुम्हारी जो अपोनेंट थी लगता है वो बहुत ही स्टूपिड थी। तुम दूसरे लोगों से मिलोगी तो क्या पता ऐसे हैंडल थोड़ी ना कर पाओगी और अलग रिजल्ट आएंगे। तो ये अपसेट हो जाती है और सोचती है कि मुझे कॉम्प्लीमेंट सुनना था और ये यहाँ पर मुझे ऐसी चीजें बोल रहे हैं। ओल्ड मैन कहीं का, इसे बिल्कुल भी रोमांस करना नहीं आता। फिर वो कहती है कि तुम लोगों को कम मत समझो, अगर दूसरे लोग रहेंगे तो भी मैं सब कुछ अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ। तो फिर ये पूछता है कि अगर वो लोग तुरंत नहीं जाते तो तुम क्या करती। चाओ कहती है कि फिर मैं उन्हें पैसे दे देती और उन्हें वहां से डील कर लेती। शियन कहता है कि ये भी कोई बात हुई। तो चाओ से पूछती है कि तुम ही फिर बता दो कि और क्या करना चाहिए था। वो कहता है कि ऐसी चीजों से डील करने के लिए तुम मुझे तुरंत ही बता सकती हो, ऐसी चीजें में मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। चाओ कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारे पावर का यूज करके मैं सभी को बुली कर सकती हूँ। तो वो कहता है कि तुम चाहो तो कर सकती हो, पर मेन चीज है कि तुम्हें पहले अच्छा होना पड़ेगा। तो चाओ मान जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चाओ को पीरियड्स आ जाते हैं और वो इस बारे में शियन को बताती है। तो शियन तुरंत ही फिर अपने असिस्टेंट को बोलकर सारी चीजों का इंतजाम करवाता है और वो उसके लिए यहाँ पर मेडिसिनल टी भी मंगवाता है और चाओ के लिए मेडिसिन भी मंगवाता है। ऐसे बारी बारी करके वो यहाँ पर चाओ की केयर करने में लग जाता है और चाओ भी उसे खुद की केयर करवाई रही होती है। वो जो बोल रही होती है शियन सब कर रहा होता है। तो चाओ बहुत ही इम्प्रेस होती है और सोचती है कि ये बॉयफ्रेंड कितना ज्यादा अच्छा है, कितना केयरिंग भी है। फिर वो उसे कहने लगती है कि आज तुमने बहुत ही अच्छे से बिहेव करे, इसलिए मैं तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहती हूँ। और वो उसे किस करने लगती है। तो शियन कहता है कि अभी नहीं, अभी तुम ठीक नहीं हो। तो फिर वो कहती है कि मेरे पास हाथ भी तो है, मैं हाथ से तुम्हें मसाज देती हूँ। फिर इसके बाद शियन अपने असिस्टेंट से बैंडेड मंगवाता है। तो असिस्टेंट पूछता है कि बॉस क्या कहीं आपको चोट आ गई है। तो शियन कहता है कि मुझे चाओ के नेल्स निकलवाने हैं, कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए और वो ठीक नहीं है। वो याद करता है कि जब वो उसे मसाज दे रही थी तो उसके नेल्स उसे चिप गए थे और उसे ही स्क्रैच आ गया और फिर वो अपनी चोट पर यहाँ बैंडेड लगा देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब चाओ यहाँ रूम से बाहर आती है तो वो पूछती है कि शियन कहाँ गया। तो असिस्टेंट बताता है कि बॉस अभी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, जब तक आप ब्रेकफास्ट करो और ये बॉस की तरफ से आपके लिए गिफ्ट भी है। तो इतने सारे जेड ब्रेसलेट देखकर चाओ तो बहुत ज्यादा ही खुश जाती है कि अरे वाह, ये तो कितने महंगे हैं। फिर चाओ जब यहाँ अपना स्टोर में होती है तो उसकी असिस्टेंट यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लेकर आती है और बताती है कि मिस चीन के साथ उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए जाना होगा। तो क्या मैं भी आपके साथ चलूं। तो चाओ कहती कि नहीं, तुम यहाँ स्टोर में रहो और तुम डिजाइन बनाओ। तो असिस्टेंट कहती है कि बॉस मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छा कर पाऊंगी। तो चाओ उसे समझाने लगती है कि क्या तुम्हें जिंदगी भर असिस्टेंट बन के रहना है, देखो तुम भी अच्छी डिजाइन कर पाओगी और फिक्र मत करो, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। तो फिर असिस्टेंट कहने लगती है कि बॉस आप सबसे अच्छी बॉस हो। चाओ शियन को मैसेज करती है और उसे पूछती है कि तुमने आज अचानक से मुझे ब्रेसलेट क्यों गिफ्ट किया। तो फिर वो कहता है कि तुम्हें ब्रेसलेट पसंद है ना, इसलिए। तो फिर वो कहता है कि तुमने जो दिए वो सबसे ज्यादा पसंद आया और फिर वो खुश हो रही होती है। इसके बाद वो क्लब पहुंच जाती है अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए
और मिस चीन के साथ उसकी अच्छी बिजनेस डील हो जाती है। जब वो बाहर निकल रही होती है तभी वो देखती है कि मैंग को यहाँ पर कुछ लड़के परेशान कर रहे होते हैं, जो कि कोई और नहीं उस सॉन्ग फैमिली के यंग मास्टर और उसके फ्रेंड्स होते हैं। वो यहाँ पर उसे कह रहा होता है कि तुम्हें वैसे भी मुझे पैसे देने हैं ना, बस आज हमारे साथ थोड़ा, फिर तुम्हें पैसे नहीं देने पड़ेंगे। और वो उसे अपने फ्रेंड्स लोग के साथ रूम में लेकर चला जाता है और वो हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है और कह रही होती है कि मुझे तुम लोग के साथ नहीं जाना है। फिर चाओ यहाँ पर मिस चीन को बाय कर देती है और वो याद कर रही होती है कि वो वही लड़की है जो उस दिन उसकी शॉप के बाहर आई थी, वही मिस मैंग। चाओ फिर जैसे ही उस रूम में जा रही होती है तभी यहाँ पर शियन का फ्रेंड लू आया होता है और वो उसे जाते हुए देखकर पहचान लेता है कि ये तो शियन की गर्लफ्रेंड है। फिर वो स्टाफ को ऑर्डर दे देता है कि जाओ उसकी हेल्प करो, उसकी सेफ्टी यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारी। जब अंदर आती है तो देखती है कि वो सॉन्ग जबरदस्ती यहाँ पर मैंग को हैरेस करने की कोशिश कर रहा होता है। तो फिर वो उसे कहती है कि प्लीज मेरे खातिर तुम उसे छोड़ दो। तो सॉन्ग कहता है कि हमारी फैमिलीज के बीच में अच्छा कनेक्शन है, तो तुम उसे खराब करते हुए इस लड़की को बचाने की कोशिश मत करो, आखिर तुम्हारा इसके साथ क्या लेना देना है। वो उसे यहाँ से जाने के लिए बोल रहा होता है और बीच में इन्वॉल्व होने नहीं बोल रहा होता है। तो चाओ कहती है कि तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए क्लब की कुछ लड़कियों को बुलवा देती हूँ जो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करेंगी। तो ये लोग मना करने लगते हैं कि नहीं, हमें यही चाहिए। सॉन्ग अपने फ्रेंड को ऑर्डर देता है कि इस चाओ को पकड़ लो, आखिर इसे यहाँ पे हमें देखना है तो देखते बैठे, लेकिन मैं नहीं रुकने वाला हूँ। और फिर लोग चाओ को पकड़ लेते हैं, इसलिए वो कुछ कर भी नहीं पाती है और उसके सामने ही सॉन्ग यहाँ पर मैंग को बुली किया जा रहा होता है। पर तभी इतने में लू का फ्रेंड यहाँ पर चाओ को बचाने के लिए पहुंच जाता है और इन लोगों को धमकी दे देता है कि अगर चाओ को उन लोगों ने हाथ भी लगाया ना तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। तो सॉन्ग कहने लगता है कि हम लोग कोई चाओ के साथ कुछ कर नहीं रहे, तो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। यहाँ पर ये बंदा चाओ से कहता है कि मिस आपको हमारी कोई हेल्प चाहिए। तो वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम लोग उस लड़की को भी बचाने में मेरी मदद करो, उसे मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। तो फिर वो तुरंत ही ऑर्डर दे देता है और मैंग को यहाँ पर फिर वो लोग छोड़ना ही पड़ता है। चाओ तुरंत ही अपना कोट निकालती है और उसे कवर करती है और उसे समझा देती है कि अब तुम कुछ भी गलत करने का मत सोचना, मैंने तुम्हें बचाई हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपनी जान को अब कुछ भी करने की कोशिश करोगे। उसे थैंक्स बोलकर फिर यहाँ से चली जाती है और चाओ फिर इस बंदे से पूछती है कि आखिर उसने यहाँ पर उसे कैसे बचाना है। तो वो बताता है कि उसके बॉस यानी कि क्लब के ओनर लू ने ऑर्डर दिया था। तो फिर ये कहने लगती है कि फिर मुझे उनसे मिलना है और उन्हें थैंक्स करना है। तो लू तो चाओ से मिलने से डर रहा होता है और कहता है कि आखिर वो मेरी सिस्टर इन लॉ है, शियन को अगर इस बारे में पता लगेगा तो फिर वो मुझे डांटेगा, इसलिए मैं तो अकेले में सिस्टर इन लॉ से नहीं मिल सकता हूँ। चाओ बाहर खड़े होकर लू से मिलने का इंतजार कर ही रही होती है, तभी यहाँ पर शियन पहुंच जाता है और उसे ठंडी लगते हुए देखकर वो तुरंत ही उसे अपने क्लोज करता है और तुरंत ही उसे अपने कोट से कवर करता है। चाओ पूछती है कि क्या तुम किसी लू को जानते हो। तो वो कहता है कि हाँ जानता हूँ, मैं तुम्हें किसी और दिन उसे मिलवाऊंगा। और फिर वो यहाँ से चाओ को लेकर जाता है और फिर शियन अपने फ्रेंड से मिलने जाता है और वो सारा चीजों से एक्सप्लेन करता है कि क्या क्या हुआ था। शियन गुस्सा होता है कि उन लोगों ने उसे हाथ भी कैसे लगाया। वो ऑर्डर दे देता है कि उस बंदे के हाथ ही काट देना जिसने उसे हाथ लगाया था। यहाँ पर लू कहने लगता है कि क्योंकि तुमसे मैंने पूछा नहीं था इसलिए मैं सिस्टर इन लॉ से मिलने नहीं किया, क्योंकि मैंने गिफ्ट भी तैयार करके नहीं रखा था। इस पर चिल्लाता है कि तुम उसे बाहर ठंडी में खड़ा करके रखे थे। तो फिर लू इसके लिए माफी मांगता और कहता है कि वो मेरे मैनेजर की गलती है, उसने ध्यान नहीं दिया। तो वो तुरंत यहाँ पर शियन से माफी मांगता है और कहता है कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। कहता है कि क्यों ना मैं एक डिनर पार्टी रखूं जिसमें तुम्हें और सिस्टर इन लोग को बुलाओ। तो फिर शियन कहता है कि एक काम करो, कुछ और हमारे फ्रेंड्स लोग को भी बुला लो और अच्छी पार्टी का इंतजाम करो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शियन और चाओ यहाँ कार में किस कर रहे होते हैं। तभी चाओ कहती है कि बस अब मुझे और मत बुली करो, मुझे रेस्ट करना है, आज मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। तो फिर वो उसके ऊपर ही सर रखकर सो जाती है। इसके बाद जब चाओ रूम से बाहर निकलती है तो वो असिस्टेंट से पूछती है कि मैं कितने देर से सो रही थी। तो फिर वो बताती है कि काफी टाइम से, टाइम काउंट करो तो मिस्टर शियन ने जब आपको उठा कर लेकर आए थे तब से पूरे आप सो रही हो और 2 घंटा हो चुके। चाओ कहती है कि क्या उसने मुझे उठा के लेकर आया, तुमने मुझे उठाई क्यों नहीं थी। तो कहती है कि मैंने कितना आवाज दी थी और आप उठने को तैयार नहीं थी और ऊपर से मिस्टर शियन भी आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, तो फिर मैंने आप दोनों को साथ में छोड़ दी। शियन आकर पूछता है कि तुम उठ गई। तो चाओ से कहती है कि आखिर तुमने मुझे उठाए क्यों नहीं थे, ऐसा उठा के क्यों लेकर आए, आखिर अब पता नहीं लोग क्या सोच रहे होंगे कि मेरे अंदर मैनर्स नहीं है। तो वो कहता है कि ऐसा कोई नहीं सोचेगा, उनकी हिम्मत भी नहीं होगी, तो तुम फिक्र मत करो। और फिर वो उसे अपने साथ लेके जाता है। हम देखते हैं कि पार्टी में फ्रेंड्स इंतजार कर रहे होते हैं और आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि अभी तक शियन आए नहीं। तो फिर लू बताता है कि अरे वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी लेकर आने वाला है। एक्चुअली में वो सभी से उसे मिलवाना चाहता है ताकि फिर कोई भी उसे दोबारा बुली ना करे।
और हाँ देखो, अच्छे से बात करो, आखिर वो हमारी होने वाली सिस्टर इन लॉ है। फिर इतने में शियन और चाओ दोनों साथ में यहाँ पर पहुंच जाते हैं और चाओ यहाँ पर लू से भी मिलती है और वो उसे अच्छे से अपने बारे में बताते हुए हेलो कहता है। तो फिर वो कहती है कि लास्ट टाइम तुमने मेरी हेल्प करे थे उसके लिए थैंक यू। तो वो कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं था। कहता है कि मैं तुम लोग को इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। फिर वो लोग उसे सिस्टर इन लॉ बोलते हुए हेलो कहते हैं। तभी यहाँ पर लू की गर्लफ्रेंड वैन भी आई होती है और लू इन सभी को वैन से भी मिलवाता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो वैन और चाओ की दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है और दोनों अपना साथ में बातें करने के लिए बाहर चले जाते हैं। और चाओ शियन से कहती है कि ठीक है फिर मैं अपना बाहर जा रही हूँ। चाओ और वैन बाहर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी दो मेड्स जाते हुए एक मेड वैन को हेलो कहती है। फिर दूसरी मेड उसे कहने लगती है कि उसे क्या इतनी रिस्पेक्ट दे रही हो, है तो आखिर क्रिपल ना। और मिस्टर लू भी एक दिन जब उसे खेल कर थक जाएंगे ना तो उसे छोड़ देंगे, तो वो कोई भी काम की नहीं रहेगी। चाओ को सुनते के साथ ही बहुत ही गुस्सा आता है और वो मेट को रुकने के लिए बोलती है और तुरंत ही उसे सबक सिखाते हुए चिल्लाती है कि तुम जिसकी बात कर रही थी ना वो आखिर इस ओनर की होने वाली वाइफ है, तो दोबारा मैं सुनी नहीं कि तुम ऐसी चीजें बोलो। तो वो लोग तुरंत ही चाओ से माफी मांगती है क्योंकि आखिर वो शियन की गर्लफ्रेंड है। यहाँ पर चाओ कहती है कि मुझसे नहीं वैन से भी माफी मांगो। तो वो लोग फिर उससे भी माफी मांगते हैं और चाओ फिर अपने साथ वैन को लेकर जाती है। शियन यहाँ पर अपने फ्रेंड्स लोग के साथ बैठा होता है। तभी उसे यहाँ पर कॉल आती है कि चाओ की तबीयत खराब है। तो वो तुरंत ही उसे देखने जाता है। यहाँ पर उसकी असिस्टेंट बताती है कि उसको स्टमक एक हो रहा है और उसे हमेशा स्टमक प्रॉब्लम रहती ही है, लेकिन वो मेडिसिन पीना नहीं चाह रही है। चाओ कहती है कि ये मेडिसिन बहुत ही कड़वी है, मैं नहीं पीऊंगी। तो शियन कहता है कि तुम लोग जाओ, मैं पिलाता हूँ। और फिर शियन चाओ की केयर करने में लग जाता है और वो उसे प्यार से फिर मेडिसिन पिलाता है तो वो पी लेती है। फिर हम देखते हैं कि इस पार्टी में अब्रॉड से लैन भी आई होती है जो कि असल में शियन की बचपन की फ्रेंड है। शियन की बहन यहाँ पर अपने कजिन से डिस्कस कर रही होती है कि तुम्हें यही नहीं पता है कि शियन चाओ को पूरे आधे महीने से डेट कर रहा है और तुमने इस बारे में पहले से लैन को बताया नहीं। अब वो पता नहीं मेरे भाई के पीछे पड़ेगी। तो फिर लू भी यहाँ पर आ जाता है। तो ये लोग उसे बता देते हैं कि असल में सिस्टर लैन अब्रॉड से आई हुई है और वो भाई के लिए गिफ्ट भी लेकर आई है। फिर लैन यहाँ पर चाओ को देखकर इन लोगों से पूछती है कि वो कौन है। तो फिर लोग बताते हैं कि असल में शियन और उसका बहुत ही अच्छा रिलेशन है। लैन को यकीन नहीं आता और वो देखती है कि शियन यहाँ पर अकेला घूम रहा है तो वो खुश हो जाती है कि लगता है उस चाओ की इतनी भी ज्यादा कोई वैल्यू नहीं है और वो उसकी लाइफ में एक आउटसाइडर की तरह ही होगी, तो यानी अभी भी मेरे पास चांस है। लेन बताने लगती है कि शियन मैं यहाँ पर तुम्हारी ग्रैंडमा की ट्रीटमेंट के लिए आई थी और फिर उनके साथ मुझे टेम्पल भी जाना है, तो अगर तुम फ्री रहोगे तो हम साथ में चलेंगे। फिर जैसे ही चाओ यहाँ पर आती है तो शियन जल्दी से उसके पास जाता है। फिर शियन की बहन चाओ से मिलकर उसे कहने लगती है कि आप तो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, तभी तो मेरा भाई कह रहा था आप बिल्कुल फेरी की तरह हो। फिर वो उसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने लगती है कि मैं शियन की बहन हूँ। तो चाओ से हैंडशेक करती है और कहती है कि असल में मुझे थोड़ी स्टमक प्रॉब्लम है इसलिए मैं ड्रिंक नहीं कर सकती हूँ। तभी यहाँ पर लैन भी आकर चाओ से मिलने लगती है और बताती है कि मैं डॉक्टर हूँ तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ तुम्हें ठीक करने में। और वो भी अपना नाम बताते हुए उसे हेलो बोली होती है। चाओ कहते हैं कि कोई बात नहीं, मेरी स्टमक प्रॉब्लम तो बचपन से, इसलिए मैंने ऑलरेडी बहुत डॉक्टर्स को दिखा चुकी हूँ, मुझे ट्रीटमेंट की भी जरूरत नहीं। लेन कहने लगती है कि शियन को डेट करना बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टिंग होता होगा ना, वो तो कितना ज्यादा सीरियस बंदा है। तो चाओ यहाँ पर शियन को देखते हुए उसे बताती है कि तुम लोगों ने उसकी प्यार करने वाली साइड को देखी नहीं हो, मुझे तो लगता है कि वो बहुत ज्यादा ही रोमांटिक है। फिर चाओ की असिस्टेंट उसे बुलाती है और दोनों यहाँ पर फोटोज क्लिक कर रहे होते हैं। तभी असिस्टेंट पूछने लगती है कि क्या तुम और शियन सच में इसलिए साथ हो क्योंकि दोनों एक दूसरे को बहुत लाइक करते हैं। चाओ कहती है कि ऐसी बात नहीं है, हम दोनों बस एक दूसरे से अपनी जरूरत पूरी कर रहे हैं और कुछ नहीं। फिर यहाँ पर पार्टी में वैन भी आई होती है तो चाओ से मिलकर खुश होती है और दोनों आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। चाओ फिर उसे लैन के बारे में पूछती है कि क्या वो शियन को पसंद करती है, तो ये बता देती है कि हाँ वो दोनों बचपन से अच्छे फ्रेंड रहे और लैन हमेशा से शियन को पसंद करते आई है और ये बात किसी से भी छुपी नहीं है, सबको इस बारे में पता है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, शियन ने आज तक कभी उसे कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, वो उसे पसंद नहीं करता। तो चाओ तो फिर भी अपसेट ही होती है। फिर ये सभी देखते हैं कि बाहर से सेंटा क्लॉज गाड़ी से आता हुआ नजर आ रहा होता है और वो बहुत सारे गिफ्ट लेकर आया होता है। तो ये सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं और बाहर आते हैं देखने के लिए। सभी को यहाँ पर सेंटा क्लॉज की तरफ से गिफ्ट मिल जाता है और चाओ तो बहुत ज्यादा खुश होती है और वेन से कहने लगती है कि तुम्हारा मिस्टर लू तो कुछ ज्यादा ही रोमांटिक है, देखो कितने अच्छे इंतजाम किए। तो फिर ये बताती है कि ये इंतजाम लू ने नहीं बल्कि तुम्हारे शियन ने किया हुआ है। चाओ शॉक होती है और कहती है क्या, तो वो कहती है कि हाँ मैं सच कह रही हूँ।
फिर यहाँ पर सभी लोग जब गिफ्ट खोलकर देख रहे होते हैं तो उसके अंदर नाम लिखा होता है कि चाओ की तरफ से सभी को मैरी क्रिसमस। तो सभी लोग कहने लगते हैं कि आखिर मिस चाओ कौन है, हम उन्हें थैंक्स करना चाहते हैं कि इतना अच्छा गिफ्ट हमारे लिए इंतजाम किया। चाओ तो बस शॉक होकर देखती रह जाती है और वैन कहती है कि देखा शियन तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता है। फिर ऊपर से स्नो भी गिरने लग जाती है जिसे देखकर सभी लोग खुश हो रहे होते हैं और फिर फायरवर्क्स भी हो रहा होता है और फिर इतने में शियन भी यहाँ पर पहुंच जाता है। चाओ उसे देखते हुए याद करने लगती है कि कल रात उसने उससे इस बारे में डिस्कस की थी कि अगर क्रिसमस में सेंटा क्लॉस आकर बहुत सारे गिफ्ट ऐसे देता और घर में गिफ्ट भरे होते और बहुत ही अच्छा फायरवर्क हो रहा होता और स्नो गिरे होते तो ये सब होता तो कितना अच्छा लगता। वो याद करती है कि उसने अपनी विशेष उसे ये सब बताई थी और उसने पूरी कर दिया। वो तो यहाँ पे रोने लग जाती है और बस शियन को देख रही होती है और वो भी उसे देख रहा होता है। पीछे से लैन इन दोनों को देखकर जेलस हो रही होती है। फिर लोग अंदर आ जाते हैं और चाओ की असिस्टेंट तो कहने लगती है कि सच में मिस्टर शियन ने आपकी वजह से हमें कितना अच्छा अच्छा गिफ्ट दिया है, इतने सारे सोने तो मेरी सैलरी से भी ज्यादा है। तो वैन भी कहने लगती है कि फिक्र मत करो, तुम्हारी बॉस और तुम अभी बहुत ज्यादा अमीर होने वाली हो। तो चाओ भी यहाँ खुश हो रही होती है। फिर इतने में वेटर यहाँ पर इन लोग के लिए फ्रूट लेकर आता है तो चाओ ये फ्रूट की प्लेट शियन के पास लेकर आ जाती है। तो उसके दोनों फ्रेंड इन लोगों के लिए टाइम स्पेंड करने के लिए छोड़कर चले जाते हैं। चाओ कहती है कि कहीं तुम अपने फ्रेंड से बातें कर रहे थे और मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर दी। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, वो लोग तो पूरा दिन ही मेरे साथ रहे थे। फिर चाओ उसे फ्रूट खिलाने लगती है और कहती है कि इसे टेस्ट तो करके देखो, अच्छा लगेगा। तो शियन फिर उसके कहने पर खा लेता है। तब यहाँ पर फिर उसका असिस्टेंट उसे मीटिंग के लिए चलने बोल रहा होता है। तो चाओ कहती है कि हाँ जाओ अपना काम कर लो, काम ज्यादा जरूरी है। पर शियन असिस्टेंट से कह देता है कि जाओ कह दो कि मीटिंग में अब सुबह अटेंड करूंगा, अभी नहीं। और फिर शियन यहाँ चाओ को अपने साथ घर ले आता है और चाओ देखती है कि उसने तो उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स का इंतजाम किया हुआ है। तो फिर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मैंने तो बस ऐसे ही बोल दी थी और मुझे नहीं पता था कि तुम इतने सारे गिफ्ट ले आओगे। तो वो कहता है कि ये पूरे इतने सारे थोड़ी ना है, बस 22 है, क्योंकि मैं अब तक 22 क्रिसमस में तुम्हारे साथ नहीं था। तो ये सारे गिफ्ट। चाओ बहुत ही खुश होती है और फिर वो एक बॉक्स लेकर आती है और कहती है कि मैंने भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। वैसे ये इतना कोई खास तो नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि शायद ये तुम्हें पसंद आएगा। तो शियन उस गिफ्ट को देखकर खुश हो जाता है क्योंकि उस पे लिखा होता है कि तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स तुमसे दूर चली जाए और तुम हमेशा हैप्पी रहो। ये पढ़कर वो खुश होता है। चाओ कहती है कि गिफ्ट क्या तुम्हें इतना ज्यादा पसंद है कि तुम्हारी आंखों में आंसू आ रहे। तो वो कहता है कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर वो उसे किस करता है। चाओ कहती है कि रुको, मुझे अभी शावर लेने जाना है। तो वो कहता है कि मैं भी चलूंगा। फिर दोनों ही शावर लेकर आ जाते हैं और शियन फिर चाओ को किस करते हुए उसके साथ नाइट स्पेंड करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब चाओ उठती है तो फिर असिस्टेंट उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए बोल रहा होता है। चाओ पूछती है कि शियन कहाँ चला गया। तो फिर वो बताता है कि वो तो मुझे भी नहीं पता। और फिर चाओ को एक फोटो देखने को मिलती है कि शियन असल में लन के साथ बात करने गए। तो ये गुस्सा हो जाती है कि वो सुबह सुबह मुझे छोड़कर उसके पास क्या हुआ है। यहाँ पर चाओ को फिर उसकी असिस्टेंट की मदद से शियन और लैन के बारे में पता चलता है कि दोनों के बारे में हमेशा ये रूमर फैली है कि वो दोनों ने डेट भी करे। चाओ फिर जेलस हो जाती है और वो मेडिसिन पीने से भी मना कर देती है और वो अपने रूम में जाकर गुस्से में बैठ जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शियन और लैन यहाँ पर किसी बिजनेस डील के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी इतने में इनको असिस्टेंट का मैसेज आता है कि चाओ कुछ खा भी नहीं दिया और उसने मेडिसिन भी नहीं पी। तो फिर शियन यहाँ पर लैन से कहता है कि हम लोग कभी और बात करेंगे, अभी मुझे जरूरी काम है। तो वो कहती है कि ऐसा कौन सा जरूरी काम है, अभी ये डील भी तो जरूरी है ना। तो वो बताता है कि चाओ मेडिसिन नहीं पी रही है तो मुझे उसे मनाने जाना है कि वो मेडिसिन पी ले। लैन शॉक होती है और कहती है कि आखिर ये 50 बिलियन की डील है, ऐसे कैसे छोड़ के जा रहे हो। तो वो कहता है कि तो क्या हो गया और चला जाता है। फिर जब वो यहाँ चाओ के पास पहुंचता है उसे मनाने के लिए तो वो तो अभी भी उससे गुस्सा होती है और कहती है कि तुम जाओ ना उस लैंड के पास, मेरे यहाँ पे क्या कर रहे हो। शियन कहता है कि अच्छा तो तुम इस बात पर गुस्सा हो गई हो। वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा निकालने लगती है। तो यहाँ पर शियन उसे सारी चीजें क्लियर करता है कि वो बस काम के लिए गया था। चाओ मना करती है कि अब तुम दोबारा उसके पास नहीं जाओगे। तो ये मान लेता है कि ठीक है मैं नहीं जाऊंगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। तो फिर फाइनली चाओ का गुस्सा खत्म होता है और वो शियन से कहती है कि मुझे भूख लगी तो अब तुम्हें ही मुझे हाथ से खिलाना होगा। तो फिर वो उसे खाना खिलाने भी लग जाता है। चाओ पूछती है कि वैसे तुम्हारी और वो लैन की बिजनेस डील का क्या। तो वो कहता है कि अब वो मैं नहीं करूंगा। चाओ खुश होती है और उसे कहती है कि तुम कितने ज्यादा अच्छे हो और उसे टच करी होती है। तो शियन फिर सीधा उसे उठा के बेडरूम में लेकर जाता है। यहाँ पर फिर चाओ को वो एक हेयरपिन गिफ्ट करता है। तो चाओ को ये पसंद आती है लेकिन वो पूछती है कि मेरी वो वाली हेयरपिन कहाँ है, वो दे दो। शियन पूछता है कि क्या वो तुम्हारे लिए जरूरी है। तो चाओ बताती है कि हाँ आखिर वो मेरी ग्रैंडमा ने मुझे दी थी। तो शियन कहता है कि तुम्हें जो गिफ्ट चाहिए मैं वो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन उसे मैं अपने पास ही रखूंगा। तो चाओ उसे मनाने लग जाती है कि नहीं प्लीज दे दो ना।
पर शियन तो उसके ऐसे क्यूट बिहेवियर से उसे और किस करने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शियन चाओ को उसके पेरेंट्स के घर छोड़ने के लिए जाता है और तभी वो कहती है कि चलो अब तुम जल्दी से जाओ, और वो अपना बैग लेकर भाग जाती है। और उसे ऐसे शाय होता हुआ देखकर शियन भी फिर यहाँ स्माइल कर होता है। चाओ घर पहुंचकर जब अपनी मॉम से मिलती है तो उसकी मॉम बहुत ज्यादा ही खुश होती है और फिर काफी सारी बातें करती है और कहती है कि चलो अब तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बनाती हूँ। फिर चाओ और शियन दोनों मैसेज पे भी बात कर रहे होते हैं और फिर नेक्स्ट डे चाओ शियन से मिलने उसकी कंपनी गई होती है और उसके ऑफिस में उसका इंतजार कर रही होती है। तभी शियन यहाँ पर आता है तो उसे बताती है कि देखो मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर शियन तुरंत ही उसे अपने ऊपर बैठा लेता है और उसे किस करने लगता है। चाओ उसे रोकती है और कहती है कि हम ऑफिस में। फिर वो पूछता है कि बताओ तुम्हें कुछ काम था ना। तो चाओ उसे बता देती है कि हाँ, असल में मुझे एक टीवी शो का स्पॉन्सरशिप का टाइटल चाहिए, तो मेरे पास अभी पूरे पैसे नहीं है, तो तुम मुझे पैसे देने में हेल्प कर दो। तुम फिक्र मत करो, मैं पूरा इंस्टॉलमेंट में रिटर्न कर दूंगी। तो वो कहता है कि फिक्र मत करो, तुम्हें मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है, बस अपनी वो हेल्पिन दे दो मेरे पास ही। तो सोचती है कि आखिर वो मेरी ग्रैंडमा की हेल्पिन है, ये तो उसके पीछे पड़ गया है। चाओ मना करती है कि नहीं, वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो कहता है कि मैं बस अपने पास रखूंगा, लेकिन वो रहेगा तुम्हारा ही। तो फिर ये कहती है कि ठीक है, लेकिन फिर मेरी शादी के टाइम पर मुझे रिटर्न कर देना। शियन कहता है कि तुम किससे शादी करने वाली हो। तो ये कहती है कि ये मुझे कैसे पता होगा, अभी तो मेरे पास कोई भी नहीं है जिसे मैं लाइक करती होंगी। अब मैं फ्यूचर थोड़ी ना देख सकती हूँ कि मैं आखिर किससे शादी करने वाली हूँ। तो ये कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम अभी किसे लाइक करती हो। वो कहती है कि हाँ, मेरे पास अभी किसी और को लाइक करने का टाइम है ही नहीं, क्योंकि अभी मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। बेचारा शियन तो शॉक हो जाता है कि ये उसे लाइक ही नहीं करती है या फिर कुछ समझ ही नहीं पा रही है। चाओ कहने लगती है कि तुम भी सोच रहे होंगे ना कि मैं कॉन्ट्रैक्ट की कितनी पक्की हूँ। शियन उसके पास आता है और कहता है कि मुझे किस करो। तो फिर वो दोनों किस कर रहे होते हैं। तब इन लोग के किस के बीच में शियन का फ्रेंड अचानक से दरवाजा खोल देता है और इन दोनों को ऐसे देखकर जल्दी से उसे सॉरी बोलते हुए दरवाजा बंद करता है। और फिर चाओ यहाँ पर शियन को रोकती है कि बस अब और नहीं। और फिर वो शाय होते हुए यहाँ से जाने लगती है और कहती है कि स्पॉन्सरशिप के बारे में बोलना मत, और वो भाग जाती है। और फिर शियन का कजिन अंदर आकर उससे बात करता है और कहता है कि ब्रदर सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम सिस्टर इन लॉ के साथ यहाँ पर थे। वो पूछता है कि तुम यहाँ पर मुझसे जरूरी काम से बात करने आए। तो फिर वो एक प्रोजेक्ट के बारे में उससे बात कर रहा होता है। तभी इतने में शियन देखता है कि चाओ से मैसेज करके बता रही है कि वो घर पहुंच गई। तो शियन उसे मैसेज करता है कि कल मैं तुम्हें हेयरपिन दिलाने के लिए चलूंगा। तो फिर वो कहती है कि नहीं, कल मैं फ्री नहीं रहूंगी, कल मैं अपनी मॉम के साथ शॉपिंग पे जा रही हूँ। तो ये थोड़ा अपसेट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि चाओ टेम्पल में प्रेयर करने गई होती है और तभी यहाँ पर शियन की ग्रैंडमा भी आई होती है। और जब वो नीचे गिरने लगती है तो चाओ उनको उठाने में हेल्प करती है। तो ग्रैंडमा को तो चाओ बहुत ज्यादा पसंद आती है और वो उसके बारे में पूछने लगती है। फिर ने अच्छे से बाय करने के बाद यहाँ से चली जाती है। और फिर चाओ घूमते हुए वापस यहाँ पर टेम्पल के पास ही आ रही होती है और अपनी मॉम से कॉल पर कह रही होती है कि मॉम अभी तक आप यहाँ पर आई नहीं। तभी वो देख लेती है कि शियन यहाँ पर अपनी ग्रैंडमा और लेन के साथ मिलकर टेम्पल से बाहर आ रहा होता है। तो ये फिर से लेन को शियन के साथ देखकर जेलस हो जाती है और यहाँ से तुरंत ही चली जाती है और शियन उसे देख नहीं पाता है। फिर हम देखते हैं कि शियन जब अपनी ग्रैंडमा के साथ कार से जा रहा होता है तो ग्रैंडमा उसे बताने लगती है कि आज टेम्पल में एक बहुत ही अच्छी लड़की आई हुई थी और मैं तो सोच रही थी कि वो तुम्हारे लिए कितनी परफेक्ट रहेगी, लेकिन वो लड़की कह रही थी कि वो अभी सिर्फ पैसों के लिए विशेष मांग रही है और शादी के लिए नहीं। तो शियन कह रहा होता है कि ग्रैंडमा आप तो मेरी शादी कराने के पीछे पड़ी हुई है, पहले तो आप मेरी जोड़ी उस लैंड के साथ भी जोड़ रही थी। मैंने बोला ना कि वो बस मेरी अच्छी फ्रेंड है, मैंने सोच लिया हूँ कि मैं जिससे प्यार करता हूँ मेरी वाइफ मैं उसे ही बनाऊंगा। और मैं पहले ही बोल देता हूँ कि मैं उसे कोई फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने वाला नहीं बनाने वाला हूँ। उसकी ड्यूटी ये सब करना नहीं है, बल्कि वो अपनी मर्जी की चीजें कर सकती है। ग्रैंडमा पूछती है कि फिर तुम जिसे प्यार करते हो उसे लेकर तो आओगे या फिर मेरे हेवन के बाद जाने के बाद तुम शादी करोगे। शियन कहता है कि आप फिक्र मत करो, मैं जल्द ही उससे आपसे मिलवाऊंगा। फिर चाओ डिनर के लिए अपनी मॉम के घर आ जाती है और वो बस यहाँ पर इसी बारे में सोच रही होती है कि उसके असिस्टेंट ने उसे पता करके बताई है कि शियन की जो ग्रैंडमा है वो तो काफी टाइम से चाहती है कि उसकी और लैन की शादी हो जाए। तो यहाँ पर फिर चाओ अपसेट होकर सोच रही होती है कि जब उसके पास पहले से मैरिज पार्टनर है तो वो मेरे के पीछे पड़ा है। तभी यहाँ पे चाओ की मॉम से पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हो गया, क्या सोच रही हो। इतने में चाओ को शियन का मैसेज आता है कि तुम बाहर आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। तो चाओ फिर अपनी मॉम से कहती है कि मैं बाहर से वॉक करके आती हूँ और जल्दी से यहाँ से भाग जाती है। चाओ जैसी बाहर आती है तो शियन उसे कार में बैठने के लिए बोल रहा होता है। फिर वो बैठ जाती है और यहाँ पर शियन याद करता है कि लास्ट टाइम उसे स्मोक से प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो अपनी सिगरेट यहीं पर ही फेंक देता है। चाओ कहती है कि मैं ज्यादा देर बाहर नहीं रह सकती, नहीं तो मेरी फैमिली मेरी फिक्र करेगी। तभी शियन जल्दी से उसे किस कर लेता है और कहता है कि उसने उसे कितना मिस किया। चाओ कहती है कि हम लोग कल ही तो मिले थे। वो वापस उसे किस करने लगता है तो चाओ उसे रोक देती है और कहती है कि जब तुम्हारे पास ऑलरेडी बाहर कोई लड़की है तो हमारा ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना यहीं पर ही खत्म होता है।
शियन उसे तुरंत ही मना कर देता है कि बाहर कोई और मेरी लाइफ में है ही नहीं। तो फिर वो कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। वो कह देती है कि तुम्हारी तो उस लेन से शादी होने वाली है ना, तुम्हारी ग्रैंडमा भी यही चाहती है, तो आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैंने पहले ही बोली थी कि मैं किसी की मिस्ट्रेस नहीं बनना चाहती हूँ। तो यहाँ पर फिर शियन उसे इस चीज के बारे में एक्सप्लेन करता है कि मेरे और लेन के बीच में ऐसा कुछ नहीं है और कोई मेरी उससे शादी नहीं होने वाली है, और मैं तो बस उसे काम के सिलसिले में मिल गया था, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं दोबारा उसे ना मिलूं तो मैं तुम्हारी बात सुनूंगा और उसे वापस कभी नहीं मिलूंगा। तो फिर चाओ का गुस्सा खत्म हो जाता है और वो कहती है कि वैसे काफी टाइम हो गया तो अब मैं जा रही हूँ। तो वो कहता है कि तुमने पहले मुझे रिजेक्ट कर दी थी, मैं तुम्हें बाहर इनवाइट कर रहा था शॉपिंग करने के लिए, तो क्या तुमने अकेले शॉपिंग एंजॉय करी? तो वो कहती है कि हाँ, बहुत ही एंजॉय करी और मैं काफी थक भी गई हूँ। तो ये कहता है कि मैं समझ गया, तुम अनहैप्पी हो। फिर वो उसे एक चेक देता है और कहता है कि ये रही स्पॉन्सरशिप के पैसे। तो फिर वो खुश जाती है और ऐसे बाहर बिल्कुल चली जाती है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि चाओ अपने असिस्टेंट के साथ यहाँ पे शॉप में होती है और तभी इन लोगों को एक वीडियो देखने को मिलता है जिसमें इन्हें पता लगता है कि इन लोग की जो एक राइवल शॉप है, लोगों ने ऑलरेडी अपनी ड्रेस को पब्लिक कर चुके हैं और वो वही ब्रोकेट का बनी हुई है जो कि चाओ को चाहिए था। तो यहाँ पर चाओ को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि ये सब शियन ने किया है। वो उसे गुस्सा हो जाती है, तो शियन उसे गुस्से में देखकर पूछता है कि क्या हुआ है। तो चाओ उसे डांटने लगती है कि उसने उससे ब्रोकेट मांगी थी तो उसने नहीं दिया और उसने किसी और को दे दिया। तो ये कहता है कि तुम्हें वो चाहिए ना तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन अभी नहीं। तो ये कहती है कि जरूर तुम्हें लग रहा होगा कि मैं कोई काम की नहीं हूँ, इसलिए तुम इस तरीके का बिहेवियर रख रहे हो ना। वो तो उसे बहुत ज्यादा ही बातें सुनाने लगती है और कहती है कि फिर तो हमारा रिश्ता भी यहीं पर ही खत्म हो जाना चाहिए। तुम अपने लिए कोई और ही गर्लफ्रेंड ढूंढ लो जो कि तुम्हारी बातें सुन के रहे, जिसे तुम दबा के रखो। शियन कहता है कि तुम गुस्से में कुछ भी बोले जा रही हो। तो चाओ कहती है कि मैं क्यों नहीं बोलूं। शियन तो गुस्सा हो जाता है कि वो उसकी फीलिंग्स समझ ही नहीं पा रही है और वो उसे फोर्सली किस करने लगता है। और फिर चाओ की आंख में आंसू आ जाते हैं, तो फिर वो रुक जाता है और यहाँ से चला जाता है। चाओ इतनी ज्यादा गुस्सा होती है कि उसने जो शियन को गिफ्ट दी थी वो यहाँ खुद ही फोड़ कर चली जाती है। और फिर शियन का असिस्टेंट उसे बताता है कि ये टूटा हुआ है। तो ये देखकर उसे बुरा लगता है, पर वो अपने असिस्टेंट को एक गार्ड अरेंज करने बोलता है जो कि चाओ के पीछे जाए और उसे फॉलो करे ताकि वो सेफली घर पहुंचे, क्योंकि बाहर स्नो हो रही है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि चाओ और उसके असिस्टेंट यहाँ पर शॉप में होते हैं और असिस्टेंट पूछ रही होती है कि क्या आने वाले जो कंपटीशन है उसमें हम क्या मिस्टर शियन की हेल्प नहीं लेंगे। तो फिर कहती है कि बिल्कुल नहीं, आखिर अब मैं किसी भी मैन के ऊपर डिपेंड नहीं रहने वाली हूँ। मैन होती ही अनरिलायबल है, इसलिए हमें खुद के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। और अब मैं दोबारा उसके पास हेल्प मांगने बिल्कुल नहीं जाने वाली हूँ। और हाँ, तुम भी मेरे सामने उस शियन का नाम मत लेना, नहीं तो मैं तुम्हारा बोनस में से 1000 कट कर दूंगी। तो असिस्टेंट सोचती है कि लगता है दोनों के बीच में फाइट हो गई है। वो कहती है कि ठीक है बॉस, जैसा आप बोलो। असिस्टेंट बताती है कि आज उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए अपने क्लाइंट से मिलने रेस्टोरेंट में जाना होगा। तो फिर चाओ जब रेस्टोरेंट से बाहर आई होती है तभी वो देखती है कि शियन और उसका असिस्टेंट जा रहे हैं। तो ये गुस्सा होती है कि मैं तो इग्नोर कर रही हूँ, वो भी मुझे इग्नोर करके क्या है। तब यहाँ पर चाओ का फ्रेंड हान उससे बात करने आया होता है और उसे कहता है कि मैं अभी तुमसे कुछ क्वेश्चन करूंगा और उसका सच सच जवाब देना। ये बताओ कि क्या तुम उस शियन को पसंद करती हो। अभी हम देखते हैं कि शियन अपनी कार की विंडो खोलकर इन दोनों को देखने लगता है और चाओ तो अपने फ्रेंड को जवाब में कह देती है कि मैं शियन को पसंद नहीं करती। शियन फिर अपसेट हो जाता है और अपने असिस्टेंट को चलने बोलता है। फिर चाओ जब अपने असिस्टेंट के साथ कार से जा रही होती है तभी बीच में स्नो की वजह से काफी ट्रैफिक जाम हो गया होता है और ठंडी और बढ़ते जा रही होती है। तो ये लोग सोच रहे होते हैं कि अगर ये लोग यहाँ से निकले नहीं ना तो ऐसे यहाँ पर जम जाएंगे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शियन अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब में होता है और वो यहाँ पर चाओ के बारे में सोच रहा होता है। फिर इसे अपने फ्रेंड लू की मदद से पता लग जाता है कि चाओ और उसकी फ्रेंड ट्रैफिक के बीच में फंस चुके हैं। तो शियन चाओ को लेने जाने के लिए निकलता है। हम देखते हैं कि बीच रास्ते में इन लोग की कार भी खराब हो जाती है और सारी कार्स आगे बढ़ने लगती है। इतने में शियन अपनी कार से यहाँ पे पहुंचता है और वो जल्दी से चाओ के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम खुद चलोगी या मैं तुम्हें उठा के लेके चलूं। तो फिर वो कुछ नहीं कह रही होती है तो ये उसे उठा के लेके जाता है और ये देखकर असिस्टेंट तो बहुत ही खुश हो जाती है। फिर शियन जब यहाँ चाओ को अपने साथ कार में लेकर आता है तो वो अभी भी इससे गुस्सा होती है और कहती है कि जब तक तुम मुझसे माफी नहीं मांगोगे मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तो फिर वो उसके पास आता है और कहता है कि तुम ही सिखा दो कैसे माफी मांगू। कहती है कि क्या तुम्हें मुंह से माफी नहीं मांगना था। तो उसे किस करता है और कह देता है कि मुझे माफ कर दो। तो फिर उसके इतना बोलने पर ही चाओ फिर मान जाती है और दोनों साथ में फिर घर आ जाते हैं। यहाँ पर शियन से बताता है कि अभी उसे मीटिंग अटेंड करना है तो वो बस थोड़ा सा इंतजार कर ले। पर चाओ उसके पास जाने से हट नहीं रही होती है। कहता है कि ठीक है तुम भी मेरे साथ यहीं पर ही बैठे रहो। और मीटिंग के बीच में वो तो उसे टच करने लग जाती है और उसे किस कर रही होती है। तो यहाँ पर फिर शियन अपनी मीटिंग को बंद कर देता है और चाओ के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग चाओ शियन को
उसको ब्रेकफास्ट खिलाने के लिए बोली होती है, तो वो खिला रहा होता है और असिस्टेंट यहाँ पर काम की फाइल लेकर आता है। तो शियन कहता है कि यहीं पर ही सुना दो क्या बताना है। फिर इसके बाद जैसे ये लोग घर से बाहर निकलते हैं तो एक बंदा यहाँ पर ऑलरेडी शियन का इंतजार कर रहा होता है और गार्ड्स उसे शियन से बातें नहीं करने दे रहे होते हैं, तो वो आगे आने को कहता है। तो शियन जल्दी से चाओ को पीछे करके उसे बचाता है और इस बंदे से बात करने से वो अवॉइड कर रहा होता है। तो चाओ कहती है कि देखो सुन लो ना, आखिर वो क्या बात करना चाहता है, मुझे लगता है कि सच में वो कोई प्रॉब्लम में होगा। तो ये मान जाता है कि ठीक है तुम जाके कार में बैठो, मैं बात करता हूँ। यहाँ पर फिर शियन जब इस बंदे से बात करता है तो वो कोई डील के लिए नहीं मान रहा होता है। तो फिर आदमी यहाँ पर अपने आप को मारने की कोशिश करता है कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा, इसलिए प्लीज आप ही मेरी हेल्प कर दो। चाओ कार में बैठकर सब देख रही होती है। फिर यहाँ पर शियन उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है और जैसी कार में आके बैठता है तो वो चाओ से कहता है कि तुम इतनी ज्यादा काइंड हो कि तुम कभी भी प्रॉब्लम में पड़ सकती हो, इसलिए अगली बार ऐसा मत करना। तो फिर चाओ मान जाती है। इसके बाद चाओ जब यहाँ अपनी शॉप में होती है तो उसके असिस्टेंट आकर बताती है कि उन लोगों को कंपटीशन की तरफ से खुद इनवाइट किया गया है, क्योंकि आखिर मिस्टर शियन ने आपके लिए स्पॉन्सरशिप जो कर दी है। तो चाओ खुश हो रही होती है। असिस्टेंट पूछती है कि आप दोनों के बीच में अब सब कुछ सॉल्व हो चुका है। तो कहती है कि आखिर मैं इतनी ब्यूटीफुल जो हूँ, तो आखिर उसने मुझे मना ही लिया। तभी लिन फिर से यहाँ पर चाओ से फाइट करने आई होती है। चाओ भी जब उसे रिटर्न में जॉब देती है तो लिन गुस्सा होकर चली जाती है। फिर इतने में चाओ को यहाँ पर अपनी फ्रेंड बेन की कॉल आती है और वो उसे हॉर्स राइडिंग के लिए बुलाती है। तो चाओ खुश होकर वहाँ पर पहुंच जाती है। तभी यहाँ पर हॉर्स राइडिंग के लिए हान भी आया होता है और वो कहता है कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। फिर हॉर्स राइड करने के बाद दोनों यहाँ पर बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी शियन भी यहाँ पर पहुंच जाता है। चाओ जैसे उसे देखती है तो उसके पास आ जाती है और खुशी होकर कहने लगती है कि तुम कब आए। शियन कहता है कि तुम मेरा फोन नहीं उठा रही थी। तो वो बताती है कि फोन असल में मैंने लॉकर रूम में भूल गई हूँ, तो सॉरी ना। तो चलो अब गुस्सा मत हो। ये कहता है कि ठीक है फिर अपनी ड्रेस चेंज करो, फिर हम लोग चलते हैं। चाओ कहती है कि मेरे साथ चलो। फिर दोनों ड्रेसिंग रूम में आ जाते हैं और यहाँ पर शियन का गुस्सा शांत करने के लिए चाओ से किस करने लग जाती है। फिर दोनों जब यहाँ पैशनेटली किस कर ही रहे होते हैं कि तभी बाहर हान आ जाता है और वो चाओ का आवाज दे रहा होता है। तो उससे जेलस होकर शियन तो चाओ को किस कर ही जा रहा होता है और उसे कहता है कि उसे जवाब दो कि तुम फ्री नहीं हो। तभी लू यहाँ पहुंचता है और हान को अपने साथ लेकर जाता है कि तुम उन दोनों को डिस्टर्ब मत करो। फिर शियन का गुस्सा शांत हो जाता है और चाओ और वो दोनों साथ में घर आ जाते हैं। फिर वो उसे डिनर के लिए उठाने लगता है कि चलो अब डिनर कर लो, फिर उसके बाद मेरी मीटिंग है। चाओ उठने के लिए नहीं मान रही होती है। तो शियन कहता है कि तुम्हें मेरे साथ बिजनेस की चीजें सीखनी थी ना, तो मैं तुम्हें मीटिंग के टाइम पे सिखाऊंगा। तो चाओ ये खुश होकर उठ जाती है और कहने लगती है कि तुम सबसे बेस्ट हो। फिर मीटिंग के टाइम पर यहाँ पर चाओ सारी चीजें नोट करके लिख रही होती है पर ऐसे कुछ भी नहीं आ रहा होता है। तो शियन कहता है कि तुम कितनी बुद्धू हो। चाओ इस बात पर गुस्सा हो जाती है कि तुमने मुझे बुद्धू कहा। फिर दोनों आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं और यहाँ पर शियन उसके लिए फिर बुक्स लेकर आता है और कहता है कि पहले तुम्हें ये सारी स्टडी करनी पड़ेगी और फिर मैं तुम्हें पर्सनली भी सिखाऊंगा। तो चाओ मान जाती है कि ठीक है। फिर लोग जब कार में बैठने जा रहे होते हैं तभी एक छोटा सा डॉग आकर इन लोग की कार में आ जाता है। तो चाओ को वो डॉग बहुत ही पसंद आता है और वो कहने लगती है कि क्यों ना हम लोग इसे पाल ले। मेरी मॉम मुझे कभी भी डॉग पालने नहीं देती थी क्योंकि उन्हें डॉग के बाल से एलर्जी थी। तो शियन तो चाओ की इस बात को भी मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम शियन को देखते हैं जो कि अपना किसी बिजनेस डिनर के लिए गया होता है और तभी वो दो लोगों को चाओ का मजाक उड़ाते हुए सुन लेता है। तो फिर शियन को बहुत गुस्सा आती है और वो कांच की बोतल उसके सर पे मार देता है और इन लोगों को वार्निंग दे देता है कि अब वो लोग बैंकक्रप्ट होंगे। फिर लोग तो डर जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चाओ जब कार से जा रही होती है तो उसे रास्ते में लिन रोकती है और उसे एक फोटो दिखाने लगती है जिसमें चाओ एक शॉप में गई हुई थी और वो लू से बातें कर रही थी। तो ये कहती है कि देख लो तुम तो शियन को चीट कर रही हो और उसके फ्रेंड के साथ ही तुम। चाओ कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं शियन तो ये फोटो की वजह से और भी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और लू के साथ बॉक्सिंग मैच कर रहा होता है और लू को पंच मारे जा रहा होता है। तो लू का असिस्टेंट यहाँ पर प्रेयर कर रहा होता है कि मेरे मास्टर को कोई बचा लो। तभी इतने में शियन को चाओ की कॉल आ जाती है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। तो शियन तुरंत ही चला जाता है और असिस्टेंट बताता है कि तुम्हारी प्रेयर पूरी हो गई। फिर शियन यहाँ चाओ को लेकर घर आ जाता है तो वो उसके हाथ में चोट देखकर उसके हाथ पर फूकने लग जाती है। तो वो बस उसे देखता रह जाता है और याद करता है कि पहले जब भी उसे चोट लगा करती थी तो वो अपनी मेडिसिन खुद ही करता था और अब उसके पास चाओ है जो कि इतनी सी छोटी सी चोट की भी उसकी इतनी केयर कर रही है। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे चाओ यहाँ शियन से बात करने आती है और उसे बताती है कि मुझे तुम्हारे बॉडीगार्ड की जरूरत है। असल में मुझे अपनी फ्रेंड बेन की हेल्प करने जाना है क्योंकि लू की मॉम उन दोनों के रिश्ते के अगेंस्ट है। तो मैं जाकर उन्हें मनाना चाहती हूँ ताकि मैं अपनी फ्रेंड की हेल्प कर सकूं। तो ये मान जाता है कि ठीक है अब तुम इतना कह रही हो तभी मैं जाने दे रहा हूँ, लेकिन अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना है। तो चाओ कहती है कि मुझे पता है तुम सबसे बेस्ट हो और फिर वो चली जाती है
और लू की मॉम को अच्छे से समझा कर आती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चाओ के मॉम डैड को उसके और शियन के रिलेशन के बारे में पता चल जाता है। डैड तो बिल्कुल भी शियन को पसंद नहीं कर रहे होते हैं कि आखिर वो उसके लायक नहीं है, वो बहुत ही डेविल बंदा है। तभी यहाँ पर चाओ के पेरेंट्स से मिलने आता है और उनसे कहता है कि वो चाओ का अच्छे से ख्याल रखने वाला है और वो उसके लिए सिंसियर है। फिर उनसे मिलने के बाद वो चला जाता है और असिस्टेंट भी यहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट लेकर आया होता है। तो मॉम तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और डैड से इस बारे में डिस्कस करती है कि हमारी बेटी को पसंद है। तो मुझे तो इस बात की बहुत ही खुशी है और अच्छा भी है वो। तो चाओ की मॉम ही मान जाती है तो चाओ भी बहुत ज़्यादा ही हैप्पी होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शियन की ग्रैंडमा को यहाँ पर बहुत सारी लड़कियों की फ़ोटो मिलती है जिसमें से वो शियन के लिए लड़की चूज़ कर रहे होते हैं। उनमें से एक चाओ की भी फ़ोटो होती है। तो ग्रैंडमा उसे देखते ही पहचानती है कि ये तो वही लड़की है जिससे हमें टेम्पल में मिली थी, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, हमें शियन की शादी इससे करवानी चाहिए। तो फिर शियन की मॉम चाओ को मिलने के लिए बुलाती है और चाओ तो उन्हें भी बहुत पसंद आती है। हम देखते हैं कि शियन की मॉम उसे इस बारे में डिस्कस करती है कि ग्रैंडमा की तबीयत ऐसी ठीक नहीं रहती है और वो चाहती है कि उसकी शादी हो जाए। तो मॉम कहती है कि ग्रैंडमा की विश पूरी कर दो और मान जाओ। फिर शियन चाओ से मिलता है और उसे इस बारे में बताता है कि उसकी ग्रैंडमा की विश है कि उसकी जल्दी शादी हो जाए। तो चाओ से तो कर कहती है कि फिर तुम शादी करने वाले हो। तो कहता है कि इसलिए तो मैं तुमसे पूछने आया हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बताओ क्या तुम मुझे लाइक करती हो? तो चाओ इसका जवाब देने के लिए सोच में पड़ जाती है। तो शियन कहता है कि मैं तुम्हें अच्छे से टाइम दे रहा हूँ, तुम्हें इस बारे में सोच लेना। फिर चाओ छुट्टी के टाइम पर अपने पेरेंट्स के घर आ जाती है और उनके साथ रह रही होती है। और चाओ की मॉम तो यहाँ पर शियन और उसके रिश्ते को फुल सपोर्ट कर रही होती है और कहती है कि वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकती है। फिर रात में चाओ शियन को कॉल करके पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि बस मैं ऑफिस का काम ही कर रहा था। और वो तो यहाँ उसके घर के बाहर खड़ा होकर उसकी विंडो को ही देख रहा होता है। शियन से बात करने के बाद वो सो जाती है। नेक्स्ट डे शियन अपनी ग्रैंडमा से मिलने गया होता है और वो अपनी ग्रैंडमा को बता रहा होता है कि ग्रैंडमा मुझे वो लड़की मिल गई है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूँगा। लेकिन ग्रैंडमा अभी मैं उसे थोड़ा टाइम देना चाहता हूँ सोचने के लिए। तो ग्रैंडमा कहती है कि मैं इसी बात से खुश हूँ कि तुम्हें कोई मिल गई है जिसके साथ तुम हैप्पी हो, मैं बस यही चाहती थी। तभी शियन को यहाँ पर चाओ की कॉल आती है और वो बताती है कि मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर पे आ गई हूँ। तो शियन जैसे ही पीछे चाओ को देखता है तो खुश हो जाता है और वो जल्दी से उसे आके हक करती है और दोनों किस करते हैं और चाओ उसे जवाब दे देती है कि वो उससे शादी करना चाहती है। और फिर शियन अपनी ग्रैंडमा को चाओ से मिलवा देता है और ग्रैंडमा तो यहाँ पर चाओ से बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। शियन चाओ को ये भी बताता है कि वो लोग अभी नहीं बल्कि कुछ साल पहले मिले थे, वो भी टेम्पल में। तो ये कहती है कि अच्छा, तो यानी तब भी से तुम मुझे लाइक करते हो। तो शियन उस बारे में याद करते हुए चाओ को फिर किस करने लगता है। इसी के साथ इस ड्रामा की